क्या हाल है बच्चों। नीट विद्यालय के हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे थे कि अभी हम लोग टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ रहे थे। लेक्चर 3 कंप्लीट हो गया था। आज लेक्चर 4 है और हम आज इसमें क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। तो टाइप ऑफ वेक्टर्स हम लोगों ने कर रखे हैं, अभी पोजीशन वेक्टर नहीं किया है फिलहाल। तो उसमें से अगर हम लोग चाहें तो अच्छे खासे क्वेश्चन निकल के आते हैं। अगर हम ज़्यादा आगे करेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट दिमाग से निकल जाएगा, सब कुछ भूल जाओगे। तो ज़्यादा बेहतर है कि पहले हम लोग इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद में क्या करेंगे, फिर हम लोग पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4 और क्वेश्चंस से ही शुरू करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने यूनिट वेक्टर, नल वेक्टर ये सब पढ़ लिया है। थोड़ा लैंग्वेज का बड़ा खेल होता है, तो इन सब में क्या होता है कि भाई आप लैंग्वेज को थोड़ा सा अच्छे से दुरुस्त कर लीजिए, समझ लीजिए कि भाई नल वेक्टर में कैसे घुमा सकते हैं लैंग्वेज को। तो आप एक बार क्वेश्चन पढ़िए तो आइडिया लग जाएगा। सब हाथ से लिखे हैं तो मेहनत तो करिए, लेकिन मेरे मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं। ना तो आप लाइक कर रहे हो, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, ना फैला रहे हो, रायता फैला रहे हो। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इफ P इज ए नल वेक्टर देन, क्वेश्चन में दे रखा है अगर P एक नल वेक्टर होगा तो बताइए कि क्या होएगा। तो यहाँ पर क्या है कि पढ़ते जाते हैं समझते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर P में बी जीरो। वेक्टर का अगर P एक नल वेक्टर है तो 100% उसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, जीरो है, ठीक है ना। लेकिन मे भी लगाया हुआ है, मे भी जीरो, तो मे भी जीरो नहीं होता है, मस्ट भी जीरो होगा। तो ये मे वाली बात कुछ हजम नहीं हो रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा, ये वाली बात क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। तो कौन सी बात सही है, अभी ये वाली बात तो फिलहाल सही नहीं है। अब क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ द पी इज ऑलवेज टुवर्ड्स ओरिजिन। अरे भाई, जब भी अगर पी वेक्टर अगर नल वेक्टर होता है तो नल वेक्टर में अगर हम लोग बात करें तो पी का डायरेक्शन डिफाइंड ही नहीं होता है। तो जब डिफाइंड कैसे कर दिया, ओरिजिन की तरफ होएगा, तो ये वाली बात भी सही नहीं है। मैग्नीट्यूड मस्ट बी नॉन जीरो एंड डायरेक्शन मस्ट बी डिक्लेयर्ड। मैग्नीट्यूड मस्ट बी नॉन जीरो, अरे मैग्नीट्यूड जीरो होगा तभी तो नल वेक्टर होएगा। ये कैसी बात कर रहे हैं, ये हम ही कर रहे हैं, लेकिन हम ही ने लिखा है। वेक्टर p डोंट हैव डिक्लेयर्ड डायरेक्शन विद स्केल टू स्केल ऑफ जीरो, ठीक है ना। वेक्टर p डोंट हैव डिक्लेयर्ड, डिक्लेयर्ड का मतलब अनडिफाइंड, डिक्लेयर्ड डायरेक्शन नहीं है, ठीक है ना। विद स्केल ऑफ जीरो मतलब विद मैग्नीट्यूड ऑफ क्या हो जाएगा, जीरो। स्केल मतलब मैग्नीट्यूड, इसका मतलब ये वाली बात सही है। समझ गए बात को। तो ये वाला पहला क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों ने फोर्थ वाला टिक लगाया कि पहली फोर्थ वाली बात सही है, बाकी तीन गलत है। अब ये वाला क्वेश्चन पढ़िए आप, खुद से लगाइए, पॉज कर लीजिए, प्ले कर लीजिए, आप समझिए अपने हिसाब से। विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब इसमें करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, मेरे हिसाब से शायद इसमें इनकरेक्ट ढूंढना था। चलो देख लेते हैं, मैंने इसे मॉडिफाई नहीं किया। चलो देख लेते हैं। एन यूनिट वेक्टर आल्सो कैन बी नल वेक्टर, नहीं करेक्ट ही ढूंढना है। एन यूनिट वेक्टर आल्सो कैन बी नल वेक्टर, अगला वाला क्वेश्चन है। तो यूनिट वेक्टर क्या नल वेक्टर हो सकता है, कैसी बात कर रहे हैं। यूनिट वेक्टर का तो मैग्नीट्यूड 1 होता है और नल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है 0। कैसे दोनों बराबर हो सकते हैं, एकदम फालतू बकवास वाली बात। यूनिट वेक्टर हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, हाँ बात सही है, बट अनडिफाइंड डायरेक्शन, अरे कैसी बात कर रहे हो। यूनिट वेक्टर के पास में कुछ ना कुछ आईजेके में या कुछ में डायरेक्शन होता है, अनडिफाइंड तो भाई एक ही के पास होता है नल वेक्टर। तो ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। एंड यूनिट वेक्टर नेवर कैन बी अ नल वेक्टर, यूनिट वेक्टर कभी नेवर नल वेक्टर हो ही नहीं सकता, बात सही है, क्योंकि नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर दोनों सेम नहीं थे, सेम नहीं थे इसका मतलब कभी हो ही नहीं सकता। ये वाली बात क्या है, सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं। नल वेक्टर कैन आल्सो हैव फाइनाइट मैग्नीट्यूड, अरे कैसे हो सकता है, नल वेक्टर कभी फाइनाइट मैग्नीट्यूड रखता ही नहीं है। जो नल वेक्टर बेसिकली क्या होता है, हमेशा जब भी कोई नल वेक्टर होगा तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो, और उसके पास जो डायरेक्शन होगा बेसिकली वो कितना होगा, अनडिफाइंड। और जो यूनिट वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, हमेशा 1, और डायरेक्शन हमेशा कुछ ना कुछ कैसी होगा, डिफाइंड। इसका मतलब नल वेक्टर और यूनिट वेक्टर एक दूसरे के बराबर नहीं होते। इसके बिहाफ पे हम बात को लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब बात आते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, फाइंड करेक्ट स्टेटमेंट। इससे करेक्ट आ गया, अच्छा ठीक है। टू पैरेलल वेक्टर में भी क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर्स। करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। तो टू पैरेलल वेक्टर्स में भी इक्वल वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स क्या हो सकते हैं, हमें इनकरेक्ट ढूंढना है इसमें। आप मैंने जब क्वेश्चन बनाया था तो पहले तो करेक्ट में बना रहा था,
लेकिन बाद में एहसास हुआ एक इनकरेक्ट का भी बना लेता हूँ, तो तुम लोग शायद इनकरेक्ट लिख लो, फिर आगे पता चल जाएगा। तो टू पैरेलल वेक्टर्स में भी, हाँ बात सही है पहली वाली, क्यों? दो पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर हो सकते हैं, एक कंडीशन है जिसमें इक्वल वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर के बराबर हो। तो टू पैरेलल वेक्टर जो पैरेलल वेक्टर्स कहे जा रहे हैं क्या इक्वल हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, पॉसिबली हो सकता है। कब? जब उनके मैग्नीट्यूड भी बराबर हो जाएं। इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई? सही लिखी है। टू इक्वल वेक्टर्स ऑलवेज भी क्या हो जाएगा? पैरेलल वेक्टर। हमने स्टेटमेंट लिखवाया था ऑल इक्वल वेक्टर्स और क्या हो गए? पैरेलल वेक्टर्स। तो टू इक्वल वेक्टर्स क्या होंगे? ऑलवेज। हाँ भैया ऑलवेज ही तो है, हमेशा होंगे। इक्वल तो हमेशा पैरेलल होंगे, लेकिन पैरेलल हमेशा क्या होंगे? इक्वल नहीं होंगे। इसीलिए देखो इसमें मे भी लगा हुआ है, तो मे बी के केस में हमने इसको क्या हुआ? मान लिया सही, लेकिन उसको मस्ट बी का केस लिखा होता, टू पैरेलल वेक्टर मस्ट बी इक्वल वेक्टर्स, तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो गलत हो जाता तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोग यहाँ पे क्या करते? मे बी लगाया है तो सही है, मस्ट भी लगाया है तो गलत हो जाता। इस वाले केस में क्या है? ऑलवेज है, इक्वल वेक्टर हमेशा पैरेलल वेक्टर होते हैं। इसका मतलब ये वाली बात भी सही है। टू अपोजिट वेक्टर कैन बी इक्वल इफ डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर इज रिवर्स्ड। टू अपोजिट वेक्टर कैन बी इक्वल। अपोजिट वेक्टर क्या होगा? इक्वल हो सकते हैं अगर एक के डायरेक्शन को पलट दिया जाए। बात तो सही कह रहा है। देखो जरा, अगर दो अपोजिट वेक्टर हों, जैसे मान के चलते हैं 4 का i और दूसरा वाला कितना हो जाए? माइनस का 4i। एक दो वेक्टर हैं, एक का नाम क्या कर देते हैं? a, और b का नाम कर देते हैं ये -4i। तो हमें पता है कि a और जो b है वो दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, और अगर b को पलट दिया तो b को पलट दिया तो कैसा बनेगा? ऐसा बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर b के डायरेक्शन को पलट देंगे तो b कैसा बन जाएगा? b ऐसा बन जाएगा माइनस का 4i और माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे एक और, क्योंकि मल्टीप्लाई एक बार और माइनस का हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने एक वेक्टर को पलट दिया, b को पलट दिया, तो ये वेक्टर इसके क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बात सही कह रहे हैं, बात सही कह रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इक्वल वेक्टर्स में, अगर एक अपोजिट वेक्टर में एक वेक्टर को पलट देंगे तो क्या बन जाएंगे? एक तरह से इक्वल वेक्टर्स बन जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि रिवर्स करने से हमें क्या फायदा मिल रहा है? वो इक्वल बन सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी इक्वल वेक्टर रिवर्स करने से क्या बन जाएगा? अपोजिट वेक्टर। और कोई भी अपोजिट वेक्टर रिवर्स करने से क्या बन जाता है? इक्वल वेक्टर्स बन जाता है। समझ गए ना बात को? ठीक है ना? अब जरा इसको फोर्थ वाले को पढ़ लो। टू एंटी पैरेलल वेक्टर्स ऑलवेज बी इक्वल इफ डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर इज रिवर्स्ड। टू एंटी पैरेलल ऑलवेज बी इक्वल इफ डायरेक्शन ऑफ वन वेक्टर इज रिवर्स्ड। देखो इतना तो पता चल रहा है कि एंटी पैरेलल वेक्टर ये भी हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसका मैग्नीट्यूड बराबर हो, और एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या हो सकते हैं? ये भी हो सकते हैं। तो अब आपको पता है कि अगर एंटी पैरेलल हैं तो हो सकता है एंटी पैरेलल के साथ अपोजिट भी हो। तो क्या हो जाएगा? इसका डायरेक्शन पलट देंगे तो इक्वल बन जाएंगे, क्योंकि एक का डायरेक्शन पलट दिया इक्वल बन गए। लेकिन इसमें अगर डायरेक्शन को पलटा तो इक्वल नहीं बनेंगे, साइज अलग अलग रहेगा। तो इसका मतलब साइज का मसला है, और साइज के बारे में कोई बात दे नहीं रखी है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एंटी पैरेलल वेक्टर में अगर मे बी वर्ड यूज कर लिया जाता तो पॉसिबली था कि हाँ ये अपोजिट वेक्टर भी हैं तो एंटी पैरेलल भी हैं, और एंटी पैरेलल है इसका मतलब एक को पलट देंगे, इसका मतलब दूसरे वेक्टर के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। लेकिन जब आपने बोला है जनरल आइडिया से तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये वाली बात इसमें समाहित नहीं है, इसमें दी नहीं है। इसमें जब नहीं दे रखी है तो इसका मतलब ऑलवेज वर्ड सही नहीं है, मे बी वर्ड हो सही होता, इसका मतलब ऑलवेज नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई? गलत। यही वो स्टेटमेंट है जो हमें ढूंढना था, जिसे हम लोग इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहे हैं। समझिए बात को। अब जरा अगला क्वेश्चन पढ़ो, बढ़िया है ना। अब इसमें आपको क्या करना है? करेक्ट इनकरेक्ट मार्क करना है खाली, और बढ़िया क्वेश्चन है, अपने आप से करो, स्क्रीन को पॉज कर लो, बढ़िया से क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर हमसे मैच करा लो, ठीक है ना। और क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, मजा आएगा करने में। बस तुमको जो वेक्टर दे रखे हैं ए बी सी डी और ई और एफ, इसमें आपस में हमें बस इक्वल अपोजिट वेक्टर ही ढूंढना है, समझना है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अब इसको आपको समझना है, आप बारी बारी सॉल्व कर लो। अब देखो जरा, हमें जो डेटा दे रखा है हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है हम उसके थ्रू जाएंगे। अब ए और ई, सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ए और ई क्या है? पैरेलल है। तो ए और ई पैरेलल है, चलो भाई देखिए जरा, ठीक, और कलर नहीं है, पिक ले लेते। तो यहाँ पे ए और ई पैरेलल है, पैरेलल होने के लिए दोनों का डायरेक्शन सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड का मसला नहीं है।
तो ए का डायरेक्शन राइट में आई में और एफ का डायरेक्शन ई नहीं ई बोला है और ई क्या हो गया अपोजिट। अरे तो पैरेलल कहाँ है, ये तो अपोजिट हो गई, एंटी पैरेलल हो गए। इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई, ये बात हो गई इनकरेक्ट, ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ई और डी पैरेलल है, ई और डी, ई किधर है भाई, ई इधर है लेफ्ट की तरफ और डी भी लेफ्ट की तरफ है, मैग्नीट्यूड अलग है, सिर्फ पैरेलल बॉडी तो बोल रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन मैच करना काफी है। इसका मतलब ये हुआ कि ई और डी क्या हो जाएंगे, पैरेलल होंगे। इसका मतलब ये वाली बात सही, ठीक है ना। इसका मतलब इसमें कट्टम लगा दी, कट्टम मतलब ये, ठीक है ना। और C इज इक्वल टू क्या हो गया F, C इज इक्वल टू F, C F के इक्वल है। तो इक्वल के लिए कंडीशन है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, डायरेक्शन सेम है, I है प्लस का I है, लेकिन मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए। तो C और F का मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, इसका मतलब ये वाली बात भी क्या हो गई, गलत हो गई। A इज इक्वल टू F, A राइट में 4i और F इक्वल टू कितना हो जाएगा 4i। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों 4i हैं तो दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब दोनों क्या है, इक्वल है। C एंड E आर अपोजिट वेक्टर, C एंड E, C इधर की तरफ है दाईं तरफ और E वाले की बात कर रहे हैं तो E वाला क्या होगा बाईं तरफ। तो इसका मतलब 6i माइनस का 4i, मैग्नीट्यूड से लेना देना नहीं है, लेकिन यहाँ अपोजिट लिखा हुआ है, सिर्फ एंटी पैरेलल नहीं लिखा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड भी मैच कराना पड़ेगा। तो मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए था C और E का, लेकिन यहाँ पे C का मैग्नीट्यूड जो है 6 है, E का 4 है और डायरेक्शन एक का I है अपोजिट। तो अपोजिट के लिए एंटी पैरेलल तो है लेकिन अपोजिट नहीं है क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई, गलत हो गई। B एंड C आर पैरेलल वेक्टर, B एंड C आर पैरेलल वेक्टर्स। देखो B राइट में C राइट में, पैरेलल में सिर्फ डायरेक्शन सेम होना चाहिए, राइट है हाँ भाई बात सही है। इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई, सही हो गई, ठीक है ना। ठीक है, अब A इज पैरेलल टू B, A इज पैरेलल टू B, हाँ भाई A दाईं तरफ B दाईं तरफ, बात खत्म हो गई, दोनों दाईं तरफ है, इसका मतलब क्या होगा पैरेलल वाली कंडीशन मैच कर गई। E एंड F आर अपोजिट वेक्टर, E एंड F किधर है भाई, E एंड F अपोजिट, इसका मतलब F 4i इधर 4i इधर, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम लेकिन डायरेक्शन अपोजिट, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे की क्या है, अपोजिट है, ये वाली बात एकदम सही है। बोल रहे हैं कि अगर B में, अब देखो ये स्टेटमेंट अलग तरीके से लिखा हुआ है, ये बोल रहे हैं कि अगर B में 2 से मल्टीप्लाई कर दें और पलट दें, ठीक, माइनस लगाने का मतलब क्या है, पलट देना, तो कह रहे हैं D बन जाएगा। चलो देखते हैं जरा, B क्या है हमारे पास में, तो B है हमारे पास में 10i, तो 10i को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 20i, और इसको जब पलटेंगे तो B की जगह पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस का 20i, तो माइनस का 20i बना। इसका मतलब ये जो वेक्टर तुम देख रहे हो ये वाला वेक्टर, ये वेक्टर है माइनस का 2b वेक्टर, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 2 वेक्टर, और क्या D के बराबर है, तो माइनस का 20i और D कितना हो गया माइनस का 20i, देखो दोनों के दोनों क्या है बराबर। इसका मतलब है कि B में 2 से मल्टीप्लाई करके और पलटने किसके बराबर आ जाएगा, D के बराबर आ जाएगा। इसका मतलब ये वाली बात क्या हो गई, सही हो गई, एकदम परफेक्ट बात है ये। E और F क्या है, E और F को पलट देंगे तो E के बराबर आ जाएगा, तो E और F आर अपोजिट वेक्टर, ये तो कहना चाह रहे हैं। तो हमें तो पता है E और F आर अपोजिट वेक्टर, या कह रहे हैं F को अगर पलट देंगे, F को क्या होगा माइनस F लगाए ना, तो F को पलट देंगे तो किसके बराबर आ जाएगा, E के बराबर आ जाएगा। बात सही कह रहे हैं कि पलटने से बराबर आ जाएगा, हाँ भैया ठीक है। अब A और F बराबर है, A और F बराबर है, तो देखो जरा A और F इधर की तरफ है, दोनों का मैग्नीट्यूड 4, दोनों का डायरेक्शन सेम I, इसका मतलब दोनों के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बराबर है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल वेक्टर्स हो गए, और इक्वल वेक्टर्स होने की वजह से दोनों बराबर है, बात सही है। और ये किस में हो गए, ये अपोजिट वेक्टर हो गए, तो ये वाली बात भी सही है, समझिए ना बात को। अब यहां पर देखो जरा 12th वाला क्वेश्चन देखो, चल रहा भाई, ठंडा लग रहा है। हाँ ठीक है, तो क्या होगा 12th वाला क्वेश्चन कर देते हैं यहाँ पे। तो b इक्वल टू 2.5a, बोल रहे हैं a में अगर 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b बन जाएगा। जरा a देखें किधर है, a इधर है, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 इंटू 4 इक्वल टू 10, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 2.5 a में करेंगे तो क्या बन जाएगा 10i बन जाएगा। और ये कह रहे हैं कि अगर a में 2.5 से मल्टीप्लाई किया 10 आया तो क्या b के बराबर आएगा, तो b भी तो 10i है। इसका मतलब ये हुआ कि a में 2.5 से मल्टीप्लाई करने से b मिल रहा है,
और जो तुम ये मल्टीप्लाई कर रहे हो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं स्केलिंग। स्केलिंग मतलब किसी वेक्टर को छोटा या बड़ा करना। इसका मतलब वेक्टर में 2.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो b बन जाएगा। हाँ भाई सही है, ठीक है ना। तो याद रखना ये जो कॉन्सेप्ट है वेक्टर में मल्टीप्लाई करने का ये कहलाता है स्केलिंग। अब ये धीरे धीरे आएगा सामने, लेकिन अभी से दिमाग में बिठाना शुरू करो। तो इसका मतलब है कि अगर 2.5 हमने a किया इक्वल टू क्या पहुंच गया, b पहुंच गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 2.5 a करके b पहुंच रहा है, इसका मतलब बात तो चलो सही है ये वाली बात, लेकिन ये वाली जो बात है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इसको बोलेंगे स्केलिंग। किसी वेक्टर में किसी मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करके वेक्टर को छोटा या बड़ा करना इज नोन एज स्केलिंग। तो स्केलिंग मतलब स्केल को ज्यादा स्केल को कम करना, तो वेक्टर के साइज को इंक्रीज करना। तो इंक्रीजिंग या क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये क्या हो जाएगा साइज, क्या हो जाएगा ऑफ, क्या हो जाएगा वेक्टर, ठीक है ना, बाई मल्टीप्लाइंग, मल्टीप्लाइंग क्या हो जाएगा अ कांस्टेंट इक्वल टू क्या कहलाएगा, स्केलिंग कहलाएगा। फिर से तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि यहाँ 2.a को 2.5 से मल्टीप्लाई करने से क्या बन रहा है, b बन रहा है, तो ये कहला रहा है स्केलिंग। अब क्या हो जाएगा e। अब ये देखो इसमें अलग तरीके से लिखा है, बोल रहे हैं कि c में अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई किया और e में 3 से मल्टीप्लाई किया, दोनों बराबर हो जाएंगे। पहले ढूंढो c कहाँ है, c ये है। c में कितने से मल्टीप्लाई करें, 2 से, चलो ठीक है 2 से मल्टीप्लाई किया, तो c में जब 2 से मल्टीप्लाई किया तो कितना बना, 12i बना। और e में 3 से मल्टीप्लाई किया, e कहाँ पर है, ये है, e में 3 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 12i बना। ये दोनों अपोजिट हो रहे हैं लेकिन इक्वल नहीं हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या हुआ, कोई माइनस साइन यूज ही नहीं किया है। अगर माइनस यूज कर लेते तो ये सही हो जाता, लेकिन चूंकि माइनस साइन यूज नहीं किया है इसलिए क्या हो जाएगा, ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बोल रहे हैं कि सी में 5 से मल्टीप्लाई करने पर और बी में 3 से मल्टीप्लाई करने पर दोनों बराबर, तो बी में 5 से मल्टीप्लाई, सी में 5 से मल्टीप्लाई, 5 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 30, ये कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा आई, और बी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 3 से, इसका मतलब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 30i। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का डायरेक्शन सेम, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, दोनों बराबर, इसका मतलब बात क्या है, सही है। ये वाली बात हो गई। अब बोल रहे हैं कि b इक्वल टू माइनस का 2.5d। अब बोल रहे हैं d में 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें और उसे पलट दें तो b के बराबर आ जाएगा। d कहाँ है भाई, ढूंढो, ये रहा t। अब d में क्या करेंगे, 2.5 से मल्टीप्लाई करें, 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 हो जाएगा, 2 50, और 50 का मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस इधर की तरफ है ना, तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा प्लस का 50 कितना हो जाएगा i, और b किधर है, b है 10i, तो b हो गया 10i। तो इसका मतलब ये 50 ये 10 दोनों बराबर ही नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। अपने आप से भी करना, a और e, बोले a और e बराबर है, अरे कैसे बराबर है, a दाईं तरफ e बाईं तरफ, दोनों बराबर हो ही नहीं सकते, दोनों क्या है अपोजिट वेक्टर हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। बोल रहे f में 2.5 से मल्टीप्लाई करने से b बनेगा, f किधर है, f इधर है, f पे 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बना, 10 कितना हो गया i बना, और b क्या बनेगा 2.5 से मल्टीप्लाई, और b कहाँ है, b कितना हो गया 10i, तो b खुद क्या हो गया 10i हो गया, दोनों क्या हो गए बराबर हो गए, इसका मतलब बात क्या हो गई, सही हो गई। अब बोल रहे हैं e में 3 से मल्टीप्लाई करने पे, e में 3 से मल्टीप्लाई किया क्या बना, माइनस का 12i बना, तो ये बना ये चीज। और बोल रहे हैं c में 2 से मल्टीप्लाई करने पे, c में 2 से मल्टीप्लाई करने से, इसका मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया तो इधर की तरफ क्या बना 12i बना, तो e का लेफ्ट बना और c का क्या बना राइट में बना, दोनों अपोजिट है। माइनस लगा होता तो सही हो जाता, माइनस नहीं लगा हुआ है इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, चलो देखो जरा, टॉपिक है जिसमें समझना है, इसको तुम ऐसे समझ लो, हाउ टू मेक इक्वल अपोजिट पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर फ्रॉम
गिवन वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि दो वेक्टर, मतलब जो कोई वेक्टर दे रखा है उसके रेस्पेक्ट में या उससे हम लोग को क्या निकालना है, नए वेक्टर्स निकालना है। जो नए वेक्टर निकलेंगे वो गिवन वेक्टर के पैरेलल, इक्वल, एंटी पैरेलल, अपोजिट होना चाहिए। तो यहाँ पर जब भी हम कोई वेक्टर कंसीडर करते हैं, तो मान के चलिए हमने कोई वेक्टर कंसीडर किया, कोई भी वेक्टर लिया, जैसे 2i माइनस 3j प्लस ये ले लेते हैं 4 कितना हो गया, k हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, 2i माइनस 3j प्लस 4k एक वेक्टर लिया, इसका कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं a। अब आपको ये सोचना है कि किसी वेक्टर के पैरेलल में कितने वेक्टर्स हो सकते हैं। तो देखिए पहले बात को समझिए कि किसी वेक्टर के पैरेलल में इनफाइनाइट वेक्टर्स हो सकते हैं। कि अगर ये एक वेक्टर लिया और ये एक दूसरा वेक्टर लिया तो ये इसके पैरेलल है, पैरेलल 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 पैरेलल, इसका मतलब इनफाइनाइट वेक्टर यही हो गए, फिर इनफाइनाइट वेक्टर पैरेलल के ये हो गए, इनफाइनाइट वेक्टर पैरेलल के ये हो गए। तो इसका मतलब पैरेलल में भी ये क्या होगा, इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं। और एंटी पैरेलल में कितने हो सकते हैं भाई, ये, फिर इसी तरह इनफाइनाइट 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 इनफाइनाइट, इसका मतलब इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं आपसे बोलूं कि तुम एक वेक्टर बनाओ, नया वेक्टर बनाओ जो इसके पैरेलल हो, तो ज़रूरी नहीं है कि तुम वही वेक्टर सोचो जो बाकी लोग सोचो। तो इससे क्या होता है कि आप डेटा दूसरा निकाल सकते हो। लेकिन बात ये होगी, डेटा निकालते कैसे हैं, कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे। तो अगर मान के चलते हैं कि आपको इक्वल वेक्टर निकालना है, तो इक्वल वेक्टर निकालने में तो भाई कोई झमेला ही नहीं, क्योंकि सेम होंगे देखने में। तो एक नया वेक्टर तुम मान के चलो b है, इसका मतलब क्या होगा, यही वेक्टर कहलाएगा। तो 2i माइनस 3j, ठीक है ना, और क्या हो जाएगा प्लस का 4 कितना हो गया k। तो आपको साफ साफ पता चल रहा है कि a इक्वल टू क्या हो गया b। जो हमने नया वेक्टर b बनाया वो a के क्या है, इक्वल है। लेकिन हमने इक्वल निकाला कैसे इसको, तो हमने इसको इक्वल निकाला होगा, तो कैसे निकाला होगा, इसको मल्टीप्लाई किया होगा +1 से, तो हमने क्या निकाला होगा, इक्वल निकाला होगा। और सेम चीज है कि अगर आपसे ये बोल देते कि भाई हमको क्या निकाल के दिखाओ, अपोजिट वेक्टर निकाल के दिखाओ, तो अगर तुमको अपोजिट वेक्टर निकालना होता तो कैसे निकालते, तो यहाँ पर क्या होगा, अपोजिट वेक्टर निकालने के लिए, मतलब इसको अपोजिट वेक्टर बनाना है या जो गिवन वेक्टर है उससे एक अपोजिट वेक्टर निकालना है, तो इसको पलटना पड़ेगा। तो पलटने के लिए क्या करोगे, -1 से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस कितना हो गया 1 से, और इससे एक नया वेक्टर मान के चलते निकल के आता है, जिससे हम लोग क्या बोल देते हैं c, और क्या देगा माइनस का 2i और प्लस का 3j और माइनस का कितना हो जाएगा 4k। और जो ये वेक्टर है वो गिवन वेक्टर या पेरेंट वेक्टर से क्या होगा, अपोजिट होगा। मतलब c वेक्टर जो होगा a वेक्टर के बराबर नहीं है बट अपोजिट है, तो c एक ही है। इसका मतलब किसी भी वेक्टर के इक्वल बनाने के लिए +1 से मल्टीप्लाई करना होगा, +1 से, और किसी वेक्टर के अपोजिट बनाने के लिए उसको -1 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है ना, ये इसकी प्रॉपर्टी में से एक है जो बाद में काम आती है। अभी तुम लोगों को लग रहा होगा एक ऐसी बात बता रहे हैं, तो जैसी बता रहे हैं वैसे सुनते जाओ भैया ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर मान के चलते हैं हमको पैरेलल वेक्टर बनाना होता, तो पैरेलल वेक्टर बनाना होता तो क्या करते हैं, तो पैरेलल वेक्टर बनाने का मतलब है किसी वेक्टर के पैरेलल इनफाइनाइट वेक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, हम लोग किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से क्या कर देते, मल्टीप्लाई कर देते, पॉजिटिव कांस्टेंट से। इसको क्या करते, किसी पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते। याद रखना, पॉजिटिव कांस्टेंट एक तरफ, मल्टीप्लाई भैया एक तरफ। ठीक है ना, तो पैरेलल वेक्टर बन जाता। तो कोई भी पॉजिटिव कांस्टेंट हो सकता था, किसी से भी मल्टीप्लाई कर देते। जैसे मान के चलते हैं कि तुम मल्टीप्लाई कर देते +2 से, तो एक नया वेक्टर बन जाता। +2 से मल्टीप्लाई करते तो क्या वेक्टर बनता, जरा देखते हैं। एक वेक्टर बनता a b और c या b c, यहाँ से बनता d। तो एक वेक्टर क्या बनता, d बन जाता। d बनता तो 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना होता, 4 कितना हो जाएगा i, 2 से मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना हो गया j, 2 से मल्टीप्लाई करते थे तो 8 कितना हो जाएगा k हो जाता, तो एक नया वेक्टर बनता। अगर मान के चलते हैं तुम +√3 से मल्टीप्लाई कर देते, तब भी क्या होता, एक नया वेक्टर बनता। d की जगह क्या ले लेते हम लोग, e ले लेते, और जो e वेक्टर होता वो कैसा होता, √3 से मल्टीप्लाई किया तो सिंपली 2 रूट कितना हो जाएगा 3। इसका मतलब पूरे में √3 से करेंगे तो माइनस का 3 रूट कितना हो जाएगा 3, कोई साइन नहीं पलटेगा ध्यान रखना, और प्लस का कितना हो जाएगा 4 रूट कितना हो जाएगा 3, ये कितना हो जाएगा के।
ये जे है, ठीक है ना, इसका मतलब इससे एक नया वेक्टर बन जाता। और जो ये वेक्टर होते ये दोनों एक दूसरे के क्या होते, पैरेलल। तो इसका मतलब तुम अगर लिख रहे होते तो इस तरह भी तो लिख सकते थे कि D इज क्या हो जाएगा, अगर लिखते तो कैसे लिख सकते थे, लिखते कि D इज पैरेलल टू कितना हो गया A। और अगर जो तुमने E वेक्टर बनाया है तो ये E वाला वेक्टर भी क्या होता, पैरेलल टू कितना होता, ये होता, क्योंकि हमने इसी को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बनाया है इसका। या फिर क्या होता, E वेक्टर और A पैरेलल पैरेलल होते, क्यों, क्योंकि इसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई करके इसको बनाया जा सकता है और इसमें किसी चीज से मल्टीप्लाई या डिवाइड करके क्या बनाया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है। एग्जांपल के तौर पे E और A पैरेलल क्यों है, E और A पैरेलल इसलिए हैं कि अगर हमने E से, ठीक है ना, अगर हमने क्या हो जाएगा E से अगर हमने क्या किया, कोई कांस्टेंट बाहर निकाल लिया, कोई कांस्टेंट क्या जैसे √3 से मल्टीप्लाई किया था, तो ये क्या बन जाएगा A। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने कहाँ सुना था, स्केलिंग में, क्योंकि ये पार्ट हम लोग क्या कर रहे थे, स्केलिंग। तो इसका मतलब स्केलिंग ऑलवेज गिव्स क्या, पैरेलल वेक्टर। तो स्केलिंग का मतलब ये हुआ कि स्केलिंग क्या हो जाएगा, पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो स्केलिंग ऑलवेज क्या हो जाएगा, गिव्स क्या हो जाएगा, अगर पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरेलल, नेगेटिव स्केलिंग करेंगे तो क्या होगा, एंटी पैरेलल। तो ऑलवेज गिव्स क्या हो जाएगा, पैरेलल और एंटी पैरेलल क्या हो गया, वेक्टर्स। याद रखना कि भाई पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स है, मतलब दो वेक्टर है कि दूसरे के पैरेलल हैं, जो जनरली कहाँ से निकल के आ रहे हैं, स्केलिंग से निकल के आते हैं। तो स्केलिंग बेसिकली क्या होता है, ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, स्केलिंग। तो हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे अलग से, तो ये प्रॉपर्टी कहला रही है स्केलिंग। और a में √3 से मल्टीप्लाई करके e बन रहा है तो a को स्केल कर दिया, स्केल करके क्या बना e। इसका मतलब स्केलिंग से जो भी वेक्टर आते हैं वो तो या तो पैरेलल होंगे या फिर क्या हो जाएंगे, एंटी पैरेलल। हालांकि स्केलिंग से हमेशा पैरेलल वेक्टर आएंगे, इसको कंफ्यूजन में नहीं डालना चाहते हम। तुम लोगों को लग रहा होगा सर क्या बता रहे, देखो ध्यान से सुनना, अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो रिवर्सिंग हो गई, तो हम स्केलिंग में से इतनी बात लिख रहे हैं वरना कंफ्यूज कर देगी तुमको। लेकिन मेरे दिमाग में बस ये चल रहा है कि तुम इस बात को मत सोचना है कि क्या इसमें एंटी पैरेलल नहीं बनाए जा सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्केलिंग बेसिकली क्या जनरेट करती है, पैरेलल वेक्टर जनरेट करती है। बस तुम इतना दिमाग में रखो, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाह रहे हम, ठीक है ना, वरना और भी चीजें निकल के बाहर आने लगेंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अगर हम लोग यहाँ से सेम कॉन्सेप्ट लेके चलते एंटी पैरेलल बनाने का, तो हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं किसी निगेटिव क्या हो जाएगा, कांस्टेंट से। तो क्या हो जाएगा, निगेटिव कांस्टेंट से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें पूरा बात लिख लेना, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है ना। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हो तो एक नया वेक्टर बनता, तो नया वेक्टर बनता तो क्या नया वेक्टर बनता, तो यहां से बन के चलता E बना चुके हैं, अब F बना लेते। तो F कैसे बनाते, मान के चलते हैं -2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो -2 से मल्टीप्लाई कर दे तो एक नया वेक्टर F बनता, -2 से करते तो कितना होता, माइनस का 4i प्लस का क्या हो जाएगा 6j और क्या हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा 8 कितना हो जाएगा k। और अगर हम लोग माइनस के √3 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या होता, f से क्या हो जाएगा, f से आ जाता है एक नया वेक्टर g, और g कैसे होता, माइनस का कितना हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 3i, और माइनस से होता है प्लस 3 √3 कितना हो गया j, और प्लस से होता है -4 √3 कितना हो जाता k। अगर कोई गलती हो गई है तो भैया माफ करना, बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। अब तो हो गई तो हो गई, रिकॉर्ड ही हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो एक बार चेक कर लेना। तो यहाँ पर क्या हुआ, अगर पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली स्केलिंग कर रहे हैं, स्केलिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, पैरेलल वेक्टर्स। लेकिन स्केलिंग के साथ में रिवर्सिंग कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि जब आप इसको कर रहे हैं तो इसका मतलब आप एक तरह से स्केलिंग कर रहे हैं एंड क्या कर रहे हैं, रिवर्सिंग कर रहे हैं। नेगेटिव से भी तो मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो स्केलिंग एंड रिवर्सिंग। और तुमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो इसमें क्या किया तुमने, खाली रिवर्सिंग करी। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपने स्केलिंग और रिवर्सिंग दोनों करी तो स्केल तो हुआ, बड़ा छोटा तो वेक्टर हो ही गया, तो इसका मतलब किसी वेक्टर के बड़ा वेक्टर हो गया, तो लो भैया साइज बदल गया। अब उसके बाद तुमने माइनस से भी मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या हो गया, रिवर्स हो गया। जब रिवर्स हो गया तो उसका डायरेक्शन भी बदल गया, लो भैया दोनों एक दूसरे के क्या बन गए, एंटी पैरेलल बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल तब बनते हैं जब सिर्फ स्केलिंग करते हैं, ओनली स्केलिंग। अब ध्यान रखना बात को, है ना। और जब स्केलिंग एंड रिवर्सिंग दोनों करते हैं तो उससे क्या बनते हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। इसका मतलब स्केलिंग, यहाँ पे याद रखना, स्केलिंग प्लस रिवर्सिंग क्या बनाएगा,
मेक्स एंटी पैरेलल वेक्टर। तो मेक्स क्या हो गया, एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो स्केलिंग और रिवर्सिंग क्या बनाएगी, एंटी पैरेलल क्या बनाएगी, वेक्टर्स को डेवलप करेगी। तो ये वाली नोट को भी याद रखना, ये पढ़े हुए नोट हो लेकिन फिर भी तुम लोग इसको उठा लेना, ठीक है ना। इसका मतलब, और इन नोट को भी उठा लेना, ये नोट भी बहुत काम के हैं। सिर्फ स्केलिंग से क्या होता है, पैरेलल वेक्टर बनते हैं। स्केलिंग एंड रिवर्सिंग से क्या बनता है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बनते हैं। सिर्फ रिवर्सिंग से क्या बनता है, रिवर्सिंग से अपोजिट वेक्टर बनते हैं। और बाकी वो ये तो कुछ किया ही नहीं है, रिलेशन से मल्टीप्लाई किया है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि कोई भी वेक्टर से अगर हमको नए वेक्टर बनाने होंगे तो इक्वल बनाने में तो +1 से मल्टीप्लाई, अपोजिट बनाने में -1 से मल्टीप्लाई। अगर हमने प्लस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, याद रखना प्लस कांस्टेंट, कांस्टेंट जो होगा वो रियल नंबर होगा, कोई भी इमेजिनरी वैसे भी नहीं काउंट करते इसमें फिजिक्स में। तो रियल नंबर होगा तो इसका मतलब प्लस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब उससे करने वाला वेक्टर क्या होगा, पैरेलल वेक्टर्स। और अगर नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया तो क्योंकि स्केल प्लस रिवर्सिंग दोनों कर दी तो उससे बनने वाला वेक्टर क्या होगा, एंटी पैरेलल। इसका मतलब तुम्हें पता चल रहा है कि तुमने जो ये एफ वाला वेक्टर बनाया है तो एफ इज क्या हो गया, एंटी पैरेलल टू क्या हो गया, उसके पेरेंट वेक्टर ए पेरेंट वेक्टर है ना, ओरिजिनल वेक्टर। और जी इज क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल टू क्या हो गया, ए हो गया। इसका मतलब किसी वेक्टर से और भी नए वेक्टर बनाना, मतलब पैरेलल एंटी पैरेलल वेक्टर्स बनाना, जो बेसिकली क्या होता है उसका तरीका क्या होता है, ये होता है। लेकिन हम लोग इस तरीके से अगर जांचने पे आ गए, चेक करने पे आ गए कि भैया ये पैरेलल है नहीं है, तो फिर बहुत कंफ्यूजिंग होता है। तो हमारे लिए उसके लिए एक अलग से मेथड है कि जब हमें पहचानना हो कि हाँ ये भैया पैरेलल वेक्टर्स हैं, हाँ भैया एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, हाँ ये सिर्फ रिवर्स्ड है या फिर अपोजिट वेक्टर्स हैं, उसका तरीका हमारे पास में क्या है, एकदम अलग है। तो उसको हम लोग बाद में, अभी मतलब बाद में क्या, अभी देखते हैं। तो उसको देखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जरा एक एग्जाम्पल लेते हैं, या फिर हम लोग ऐसे समझते हैं कि आपको दो वेक्टर्स दे रखे हैं। अब बहुत ध्यान से सुनना कि आपको जैसे दो वेक्टर दे रखे हैं, एक वेक्टर दे रखा है ए, बहुत ध्यान से सुनना बात को, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, इसको लिख लो, फाइंडिंग गिवन वेक्टर where is parallel, anti-parallel, equal, opposite और आर्बिट्रेरी। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड जुड़ गया, आर्बिट्रेरी वर्ड जुड़ गया, तो आर्बिट्रेरी वर्ड को भी समझना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आमतौर पे, अब देखो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हैं, क्या है पहले समझ लेते हैं। भाई दो वेक्टर या तो इक्वल हो सकते हैं, इक्वल होने का मतलब क्या हुआ कि भाई दोनों के साइज सेम हो सकते हैं, ये हुआ। दोनों वेक्टर क्या हो जाएगा, साइज में अलग अलग हो सकते हैं, इसका मतलब क्या हो सकते हैं, पैरेलल हो सकते हैं। दो वेक्टर क्या हो सकते हैं, अपोजिट साइड के साइज, मतलब साइड्स के हो सकते हैं, या सेम साइज के होंगे, अपोजिट डायरेक्शन के होंगे। और दो वेक्टर क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन के होंगे लेकिन डिफरेंट साइज के होंगे। तुम लोगों ने अभी इतने टाइप्स जो हैं पढ़ रखे हैं, ठीक है ना। अब हमने इसको बाद लिखा नहीं है, 4 अगर लिख देते तो ज़्यादा अच्छे से मेंशन हो जाएगा। तो याद रखना, जैसे हमने मान के चला 4i, ये भी 4i, जैसे लिखा 4i, ये लिखा है 10i, और ये लिखा हुआ है 4 माइनस का i प्लस का 4i, और ये लिखा है माइनस का 4i प्लस का 10i। तो आपको पता है कि सबका डायरेक्शन क्या है, इधर ऐसे i और j के हिसाब से है। इसका मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो गया, एक दोनों वेक्टर के बीच का 0। इसका मतलब दोनों क्या हो गए, पैरेलल। दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 0। दोनों क्या हो गए, पैरेलल। तो ये पैरेलल के साथ साथ भाई ये क्या हो गए, इक्वल भी हो गए, ये भी बात है। और ये दोनों देख रहे हो, इनके बीच का एंगल कितना हो गया, तो अपोजिट है, तो एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। और ये क्या हो जाएंगे, एक तरह से एंटी पैरेलल, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो प्लस में क्या हो जाएंगे, दोनों एक तरह से क्या हो गए, अपोजिट भी हो गए, ठीक है ना। और अगर इन दोनों को देखोगे तो ये क्या है, थीटा तो दोनों के बीच में 180 डिग्री है अपोजिट में, है ना। लेकिन क्या हो जाएगा, सिर्फ एंटी पैरेलल है, अपोजिट नहीं है। लेकिन एक टाइप ऐसा है कि अगर ये चार में से नहीं है तो पक्की बात है कि इन दोनों के बीच का एंगल भी तो कुछ होगा। हो सकता है एक वेक्टर इधर जा रहा हो और एक वेक्टर इधर जा रहा हो, अपनी मर्जी से तो उधर चल रहा हो। तो अब ना तो ये इनके बीच का एंगल ना 0 डिग्री है ना 180 डिग्री है, या फिर क्या हो सकता है कि कोई भी दो वेक्टर, जैसे मान के चलते हैं एक वेक्टर इधर जा रहा हो
और इनके बीच में क्या हो जाएगा, एक वेक्टर इधर तरफ जा रहा हूँ, या फिर क्या हो जाएगा, एक वेक्टर इधर जा रहा हो और इनके बीच में क्या होगा, एक वेक्टर इधर जा रहा हो। तो आपको पता है कि जब भी क्या हो गया, दो वेक्टर्स हैं और जो दोनों के बीच का एंगल 0 और 180 में से कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसको पीछे बढ़ाते तो इसके बीच में एंगल निकल के आता कुछ ना कुछ थीटा। और जब भी कोई एंगल 0 और 180 में से कुछ नहीं होता तो आमतौर पे उनको बोलते हैं आर्बिट्रेरी क्या हो गया, वेक्टर। इनके कॉन्टेक्स्ट से हम लोग क्या बोल सकते हैं, इनको इन चार के कॉन्टेक्स्ट के रेस्पेक्ट में ही आर्बिट्रेरी हैं, ठीक है ना। और अगर मान के चलते हैं कि भाई ये वेक्टर इधर अपने रास्ते चल रहा होता, ये अपने रास्ते चल रहा होता और थोड़ा सा पीछे बढ़ाते तो दोनों के बीच में एंगल निकल के आता तो कुछ ना कुछ थीटा एंगल होता जो 0 और 180 जैसा नहीं होता। इसीलिए इनको क्या बोल देते हम लोग, आर्बिट्रेरी क्या हो सकता है, वेक्टर बोल दे, ठीक है ना। सेम चीज ये होती कि भाई ये वेक्टर इस वेक्टर के साथ में होता, यहाँ पे क्या होगा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाते, इसको पीछे बढ़ाते तो दोनों के बीच में क्या होगा, कोई एंगल थीटा होता। इसका मतलब ये वेक्टर भी कहलाता आर्बिट्रेरी, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इफ थीटा इक्वल टू, बहुत सिंपल सी बात है, इफ थीटा इक्वल टू ना तो 0 डिग्री है, ठीक है ना, और ना ही 180 डिग्री है, इसका मतलब क्या कहलाएंगे, आर्बिट्रेरी, है ना। तो आर्बिट्रेरी क्या कहलाएंगे, वेक्टर्स। तो आपको ये पता चल गया कि भाई आर्बिट्रेरी वेक्टर्स क्या होता है। अब हमें ये पता करना है कि जो वेक्टर पेयर हमको दे रखा है क्या वो आर्बिट्रेरी है, क्या वो पैरेलल है, क्या एंटी पैरेलल है, क्या भाई अपोजिट है। तो हमको ये पता करने का एक बहुत सिंपल सा आसान सा तरीका है, हम उसको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर अगर हम लोग देखें, इसी में नीचे उतार लेते, तो यहां पर अगर हम लोग देखें कि दो वेक्टर पेयर जैसे दे रखे हैं, एक कभी हम जनरल आइडिया ले रहे हैं, जब बात समझना क्या प्रोसेस क्या अपनाओगे, कैसे प्रोसेस से करोगे, तो जरा समझना। दो वेक्टर दे रखे हैं जैसे a1i प्लस क्या हो जाएगा a2j प्लस क्या हो जाएगा a3 कितना हो जाएगा k, और एक वेक्टर दे रखा है b, तो क्या हो जाएगा b1 कितना हो जाएगा i प्लस b2 कितना हो जाएगा j प्लस b3 कितना हो जाएगा k। अब तीन मतलब ये दो वेक्टर्स दे रखे हैं और इसको समझना है कि क्या ए बी क्या है, पैरेलल, इक्वल, अपोजिट, आर्बिट्रेरी है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, आप इनके आई जे के रेशियोज निकालोगे। तो अगर क्या हो जाएगा a1 अपॉन b1 और क्या हो जाएगा a2 अपॉन क्या हो जाएगा b2 जे के रेशियोज, और a3 अपॉन क्या हो जाएगा b3, ठीक है ना। ये दो रेशियोज आपने क्या किए, निकाले। और ये दो रेशियो जब आपने यहां से निकाले, ठीक है ना, तो यहाँ बीच में लिख देते हैं, ठीक। तो ये जो रेशियोज आपने अगर निकाले, ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं इसको, अब कंफ्यूज नहीं हो गए कि क्या किया हमने। तो दो वेक्टर दे रखे थे, दोनों से रेशियो निकाले। अब यहाँ पे बात ये है कि ये जो रेशियोज हैं, हो सकता है तीनों के तीनों क्या हो जाए, बराबर, हो सकता है इसमें से कोई भी दो पेयर बराबर ना हो। इसका मतलब तीनों के तीनों क्या हो गए, इक्वल हो जाए, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, अनइक्वल पेयर्स हो जाएं। तो इसका मतलब ये हुआ कि a1, यहाँ पे इक्वल का मतलब क्या हुआ, इक्वल का मतलब हुआ कि a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन कितना हो जाएगा b2 इक्वल टू a3 अपॉन कितना हो जाएगा b3। ये तीनों अगर बराबर हो गए तो इसका मतलब हम आगे प्रोसीड करेंगे। और अगर ये तीनों में से कोई भी एक बराबर नहीं हुआ, मतलब अनइक्वल है, हो सकता है a1 अपॉन b1 इक्वल टू a2 अपॉन b3, तो b2 तो आ जाए, ये दोनों तो बराबर हो जाए, लेकिन a3 अपॉन क्या हो जाएगा b3 बराबर ना हो, या फिर क्या हो जाएगा इन दोनों में से क्या हो जाएगा, ये बराबर आ जाए, कोई भी दो बराबर आ जाए, लेकिन तीसरा इनमें से क्या हो जाएगा, बराबर ना हो। तो ये दोनों बराबर आ जाए, ये इसके बराबर ना हो, या फिर ये इसके बराबर ना हो, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि इसका आप सीधा सा नतीजा निकालोगे कि भाई वेक्टर्स कैसे हैं, आर्बिट्रेरी हैं। भाई आर्बिट्रेरी वेक्टर्स सीधे सीधे मान लोगे। लेकिन अगर आपने तीनों को बराबर करके देख लिया कि हाँ भाई बराबर आ गए, तो अब आप यहां से डिसाइड करोगे, इससे मल्टीपल वे में डिसाइड करोगे कि इसकी वैल्यू क्या है। तो इसमें जो ये वैल्यूज आ रही हैं तीनों बराबर हैं, तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू जो आई, जैसे मान के चलते हैं इसकी वैल्यू आई रेशियो आर, तो अगर हम आर से डिसाइड करेंगे कि भाई आर डिसाइड करेगा कि क्या होगा,
तो अगर r की वैल्यू मान के चलते हैं +1i, पॉसिबली ये हो सकती है, r की वैल्यू -1 हो सकती है, ठीक है ना, r की वैल्यू प्लस का कांस्टेंट हो सकती है और r की वैल्यू माइनस का कांस्टेंट हो सकती है। और याद करिए ये नाम तो हम पहले भी ले चुके हैं, +1 होगी तो वेक्टर कैसे होंगे, इक्वल वेक्टर होंगे, -1 होगी इसका मतलब वेक्टर कैसे होंगे, अपोजिट वेक्टर्स होंगे, और अगर प्लस कांस्टेंट होगा इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, पैरेलल होंगे, और माइनस कांस्टेंट होगा तो ये क्या हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या हो गया, एंटी पैरेलल होंगे। इसका मतलब हम लोग वेक्टर से ये डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये प्रोसीजर है किसी दो वेक्टर से ये पता करने का, दो वेक्टर पेयर को पता करने का कि वो कहीं इक्वल, अपोजिट, पैरेलल, एंटी पैरेलल तो नहीं है। नहीं होंगे तो आर्बिट्रेरी है तो फिर इन्हीं में से एक निकल के आ जाएगी बात, ठीक है ना। तो ये हमारे पास में क्या है, ये तरीका है, हम लोग इससे करेंगे। अब तरीका तो ये है हमारे पास में, तो लेकिन हम करेंगे कैसे, जरा इस बात को समझते हैं कि एग्जाम्पल उठाते हैं। और तो एग्जाम्पल उठाते हैं जरा यहाँ पर, तो एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ से। जैसे यहाँ पर एक वेक्टर दे रखा है a इक्वल टू, मान के चलते हैं a इक्वल टू आ गया 2i - 3j + 4k आ गया, और एक वेक्टर आ गया b इक्वल टू कितना हो गया, i माइनस क्या हो जाएगा 2j और प्लस का कितना हो जाएगा 2k आ गया। अब ये वेक्टर्स हमारे पास में क्या है, दे रखे हैं, ये जानकारी है हमारे पास। अब आपसे बोल रहे हैं कि पता करिए कि फाइंड क्या हो जाएगा, मतलब हमें फाइंड आउट करना है पैरेलल एंटी पैरेलल। तो हमें इसको चेक करना है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम रेशियोज निकालेंगे। तो रेशियोज कैसे निकालेंगे, आई के साथ में, तो इसका आई का कंपोनेंट कितना है 2, इसमें आई का कंपोनेंट कितना है 1, इसमें आई का कंपोनेंट कितना हो गई है, और इक्वल टू नहीं लगाना अपने मन से। तो रेशियो जब निकालेंगे तो रेशियो का मतलब सिर्फ आर की बात कर रहे हैं, रेशियो निकालना है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऊपर -3, इसके बाद वाला माइनस का कितना हो जाएगा 2, यहाँ कितना हो जाएगा 4, वहाँ पे कितना हो जाएगा 2। इसका मतलब यहाँ से सॉल्व किया तो ये 2 आया, ये प्लस का 1.5 आया, और यहाँ से भी कितना आया 2 आया। अब पता चल रहा है ये दोनों तो बराबर हैं, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है इसके। इसका मतलब अगर ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये जो नतीजा निकला कि रेशियो नॉट इक्वल हो गए, और नॉट इक्वल का एक ही नतीजा है कि गिवन वेक्टर पेयर इज क्या हो गया, वेक्टर पेयर इज, ठीक है ना, क्या हो गए, आर्बिट्रेरी। तो इसका मतलब आर भी क्या हो गए, ट्रेरी। इसका मतलब है इनके बीच में जो थीटा है 0 और 180 को छोड़ के कुछ ना कुछ होगा। तो यहां से हम लोगों ने पता कर लिया। अब आपसे बोल दें यहाँ पर ए बी के बारे में हम लोगों ने निकाल लिया। अगर यहाँ से बोले एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जरा एक एग्जाम्पल जरा ये लेते हैं। तो एग्जाम्पल क्या बनता है, जैसे जैसे मान के चलते हैं √2 कितना हो गया i, दो वेक्टर्स ले लेते हैं। तो दो वेक्टर्स में एक वेक्टर ले लेते हैं a, ये हो गया 2 या 2i माइनस √6 कितना हो गया j प्लस, और ये हो जाएगा 2√2 कितना हो जाएगा k। ये हमारे पास में क्या हो गया, एक एग्जाम्पल हो गया a वेक्टर का। और एक और वेक्टर हम लोग को दे रखा है b। अब b रखा है यहाँ पे, मान के चलते हैं 2, यहाँ पे दे रखा है 2 कितना हो जाएगा i, तो यहाँ से 2 निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ से √2 कितना हो गया i, और प्लस का कितना हो जाएगा √3 कितना हो गया j, और प्लस ठीक है, और माइनस का कितना हो जाएगा 2 कितना हो जाएगा k, ठीक है ना। ये कुछ हमारे पास में दो वेक्टर्स हैं। अब आपसे पूछ रहे हैं पता करिए कि भाई ये वेक्टर पैरेलल, एंटी पैरेलल, इक्वल, अपोजिट या आर्बिट्रेरी में से कौन से हैं। तो इसका मतलब यहाँ से पता करने के लिए तरीका क्या है, सबसे पहले रेशियो निकालो, 2 अपॉन माइनस रूट कितना हो गया 2। देखो आई के कंपोनेंट को करते हैं, आई के साथ में 2, आई के साथ में -√2 उतार दिया, जो ऊपर वो ऊपर, माइनस का √6 तो माइनस का कितना हो जाएगा √6 अपॉन, यहाँ पे करने के तो कितना हो जाएगा प्लस का √3, हाँ भैया उतार दिया। यहाँ पे क्या है 2√2, हाँ तो प्लस का 2√2 है तो इसको उतार दिया, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस का 2 है तो माइनस का 2 उतार दिया। जो कट रहा है काट दो, इसका मतलब √2 से 2 कटेगा तो √2 बचेगा, तो माइनस का कितना हुआ √2 हुआ, तो माइनस का √2 हो गया। यहाँ से 3 कटेगा तो इसका मतलब माइनस का कितना बचा √2 बचा,
2 से जाएगा यहाँ पे, इसका मतलब क्या बचा, माइनस का √2 बना। और देखो तीनों के तीनों एक दूसरे के बराबर आ गए, इसका मतलब बराबर आ गए तो उस 4 में से पॉसिबिलिटी है 4 पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो 4 पॉसिबिलिटीज कौन सी, इक्वल अपोजिट वाली है ना। तो कौन सी पॉसिबिलिटी बनी, तो तुमने जो r निकाला है इसकी वैल्यू देखो -√2, ये क्या हो गया, निगेटिव क्या हो गया, एक तरह से निगेटिव कांस्टेंट हुआ। और निगेटिव कांस्टेंट याद करो किस में होता था, एंटी पैरेलल में। तो डेट इज क्या हो जाएगा, एंटी क्या हो जाएगा, पैरेलल। इसका मतलब ये हुआ कि जो वेक्टर पेयर ए और बी दे रखा है वो एक दूसरे की क्या हो गया, एंटी पैरेलल हो गया। समझ में आ गई बात। तो ये तरीका जो है हम लोग क्या करेंगे, एक तरह से इसको यूटिलाइज करेंगे पैरेलल और एंटी पैरेलल निकालने के लिए, ठीक है ना। अब चलिए आप क्वेश्चन करिए, स्क्रीन को पॉज करते जाइए और क्वेश्चंस को क्या करते हैं, सॉल्व करते जाइए। हम भी सॉल्व करते रहेंगे साथ साथ, तो आंसर भी पता चलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमने दे रखा है आपको। ये क्वेश्चन नंबर 5 को आप क्या करिए, सॉल्व करिए। डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, पता करिए कि कौन सा वेक्टर पेयर क्या है। तो आपको वेक्टर पेयर के बारे में पता करना है। पॉज कर लीजिए, करते जाइए, हम साथ में करते जा रहे हैं। तो चलो देखो जरा, सिंपल सा तरीका है। अब देखो यहाँ से कुछ चीजें तो अंदाजा लगाई जा सकती है। अब तुम्हें एक अलग तरीका भी सिखा रहे हैं, साथ में सीखते रहना। देखो अगर जब जैसे मान के चलते कोई वेक्टर होता प्लस ये होता है 4i - 6j + 2k, तो इसका वेक्टर का साइन कन्वेंशन क्या होता है, प्लस है, बीच में माइनस है, प्लस है। अगर प्लस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते तो प्लस माइनस प्लस की इंटीग्रिटी चेंज नहीं होती, यही साइन रहते। और अगर माइनस से किसी से मल्टीप्लाई कर देते तो माइनस प्लस क्या होता, माइनस होता। तो अगर आर्बिट्रेरी चेक करना होता है तो उसके लिए जरूरी होता है कि कांस्टेंट का ऑर्डर भी वही हो। जैसे मान के चलो 4 से 2 हुआ तो 2 से डिवाइड किया होगा सभी में, तो 2 से डिवाइड किया होगा तो 2 से डिवाइड करके 2 बना, सही है। 2 से डिवाइड करके 3 बना, सही है। 2 से डिवाइड करके 1 बना, सही है। इसका मतलब ये बात सही है, लेकिन साइन भी मैच करना चाहिए, साइन और मैग्नीट्यूड दोनों करना चाहिए। तो या तो प्लस माइनस प्लस हो सकता है या माइनस प्लस माइनस हो सकता है। तो प्लस माइनस प्लस से प्लस माइनस प्लस बना, सही है। और माइनस प्लस माइनस नहीं है, मतलब इसका मतलब हो सकता है। इसका मतलब इसको यहां से आगे बढ़ा सकते हैं। और वैसे भी देखा जाए तो एक तरह से क्या बना, पैरेलल वेक्टर बना, क्योंकि साइन चेंज नहीं हुआ। प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, साइन चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब साइन चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या बना, पैरेलल वेक्टर बना। कुछ बात समझ में ना आई हो मेरी, बहुत सिंपल सा तरीका है। चुप पे क्या कर दो, रेशियो निकाल दो। तो 4/2, 4/2 माइनस 6 बटे कितना हो जाएगा, माइनस का 3, 2 बटे कितना हो गया, 1। रेशियो से कितना आया, 2। 3 दूनी 6, 1 दूनी 2। इसका मतलब ये तीनों बराबर आ गए। और जब बराबर आ गए तो रेशियो बराबर, इसका मतलब r की वैल्यू प्लस का कितनी आई, 2। इसका मतलब प्लस की क्या हो गई, कांस्टेंट। और प्लस का कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि गिवन वेक्टर पेयर क्या है, पैरेलल है। ठीक है ना। अब दूसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तुम लोग स्क्रीनशॉट लेते रहना जरूरत पड़े तो, वरना भाई नोट्स अपलोड कर देंगे। नोट्स के बारे में बता दें कि अभी जिस टाइम हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम नोट्स को अपलोड नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वेबसाइट के लिए होस्टिंग सर्विस लेनी पड़ती है। अभी इतना टाइम नहीं मिल पा रहा है कि हम होस्टिंग जैसे काम कर पाएँ। तो वेबसाइट डेवलपमेंट का काम भी मेरे ही हाथ में है, लेकिन अभी प्रॉब्लम यह है कि ये काम करने पर वो काम नहीं हो पाता है। तो एक बार में एक ही हो पाता है, क्लासेस भी लेनी रहती है दूसरी जगह, तो थोड़ा सा स्लो हो सकता है। इसके लिए भाई हम माफ़ी चाहेंगे, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम अपना पूरा एफर्ट दें, जो भी क्वालिटी हम आपको प्रोवाइड कराएं। तो जल्दी 2-3 दिन की बात है, सब कुछ अपलोड हो जाएगा। असाइनमेंट भी हम अपलोड कर देंगे और वो भी कर देंगे, और वेबसाइट पे प्रॉपर वे में करेंगे ताकि आपको क्या हो, दिक्कत ना हो एक जगह पे इकट्ठा करके देखने के। वरना कोई नोट्स कहीं पढ़े हैं, कहीं लेक्चर में पढ़े हैं, कहीं के डीबीपी कहीं और है, तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए हम एक जगह कर देंगे इसको। अब जरा यहाँ पे बात को समझते हैं। और अगर जब भी आपको मेंशन रहेगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, और जल्दी हम आपको अनाउंस भी कर देंगे कि वो कहाँ मिलेगा। आप इसको लेके परेशान ना होइए, ठीक है ना। अब जैसे ये वाला है सिंपल, कोई रास्ता समझ में आए, रेशियो तो काम करेगा। जैसे 4 माइनस का कितना हो गया 2, पहले ऐसे ही पहचानते। चलो पहचानने में क्या है, 4 2 2, 4 2 2 है तो 2 बना होगा, तो कैसे बना होगा, 2 से डिवाइड करके। तो 2 से डिवाइड करके 2, 2 से डिवाइड करके 3, 2 से डिवाइड करके 1, मैग्नीट्यूड तो सही है।
लेकिन क्या है प्लस माइनस प्लस, या तो ये साइन आउट है या फिर माइनस प्लस माइनस ये है, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। तो माइनस माइनस प्लस इससे हट के इसका मतलब आर्बिट्रेरी है, इसका मतलब हमने तुम्हें यहाँ साइन कर दिया कि आर्बिट्रेरी है तो इसका मतलब आर्बिट्रेरी ही होएगा। देख लेना जरा, देखो जरा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 अपॉन माइनस का कितना हुआ 2, माइनस 6 अपॉन माइनस का 3, और क्या हो जाएगा 2 अपॉन कितना हो जाएगा 1। काट लेते हैं, माइनस का 2 प्लस का 2 प्लस का 2, ये दोनों तो बराबर है, ये बराबर नहीं है, इसका मतलब ये मिसमैच कर गया, इसका मतलब मिसमैच कर गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है आर्बिट्रेरी। समझ गए बात को? तो आर्बिट्रेरी वेक्टर्स हो जाएंगे। अगर इस वाले क्वेश्चन को करते तो क्या होता, सॉल्व होता, तो क्या करेंगे यहाँ पे जरा देखते हैं। तो इसमें क्या होगा 6 है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, वैसे तो हम देख सकते हैं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, साइन कन्वेंशन अपोजिट है, एंटी पैरेलल हो सकता है, और 6 3 6 समझ में नहीं आ रहा यार क्या हुआ है, ऐसा करते हैं रेशियो कर लेते हैं। तो 6 अपॉन माइनस का कितना हो गया 2, माइनस 9 अपॉन प्लस का कितना हो गया 3, 18 अपॉन कितना हो जाएगा माइनस का 6, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का कितना हुआ 3, ये कितना हो गया माइनस का 3, ये कितना हो गया माइनस का 3, तीनों एक दूसरे के क्या हो गए इक्वल, और जो रेशियो निकल के आ रहा है यहाँ पे माइनस में क्या हो रहा है 3, इसका मतलब नेगेटिव क्या हो गया कांस्टेंट, और नेगेटिव कांस्टेंट होने का मतलब क्या हुआ एंटी पैरेलल। लो भाई बात खत्म। ठीक, अब फोर्थ वाला करते हैं। फोर्थ वाले में क्या है भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो ऐसा कर लेते हैं सीधे रेशियो निकाल लेते हैं। अरे ये तो बहुत आसान सा लग रहा है, देखिए जरा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस क्या हुआ प्लस माइनस, ये दो पॉसिबल है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अपोजिट हुआ है दिख रहा है, और साइन देखो 2 1 1 2 1 1, लो भैया सीधा ही अपोजिट हुआ है तो अपोजिट वेक्टर हुआ। लेकिन चलो चेक कर लेते हैं, अब वो चेक करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, चेक करते हैं यहाँ से। तो इसका मतलब क्या रहेगा 2 अपॉन माइनस 2 आई के कंपोनेंट, माइनस 1 अपॉन प्लस 1 जे के कंपोनेंट, प्लस 1 अपॉन माइनस कितना होगा 1 ये, इसका मतलब माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का कितना हुआ 1, तीनों क्या हो जाएगा बराबर, और तीनों बराबर हैं तो इसका रेशियो क्या आ रहा है, रेशियो आ रहा है ये। तो तीन जब बराबर हो जाएंगे तो उन चार में से पॉसिबिलिटी है, अदरवाइज आर्बिट्रेरी। तो बराबर हो गए इसका मतलब चार में से है, तो चार में से कैसे डिसाइड होगा, इस कांस्टेंट से -1, इसका मतलब -1 कौन होता है अपोजिट के लिए, इसका मतलब गिवन वेक्टर पेयर क्या हो गए अपोजिट हो गए। ठीक है ना। अब जरा इस वाले की बात करते हैं, फिफ्थ वाले की। यहाँ पर क्या हो जाएगा 2√2 - 4j, ये वाली कहानी दे रखी है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, चुप पे रेशियो निकाल लो। 2√2 दे रखा है अपॉन 2 दे रखा है, -4 दे रखा है, -2 दे रखा है, -√6 दे रखा है, √3 दे रखा है। इसको करेंगे 2 से 2 गया, इसका मतलब क्या है √2 आया, माइनस माइनस से गया तो इसका मतलब 2 आ गया, इसका मतलब 3 से जाएगा 3 दूनी 6, इसका मतलब √2 आ गया। ये दोनों बराबर नहीं मैच कर रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ जब मैच ही नहीं किए तो बात ही खत्म हो गई। इसका मतलब बात कहाँ खत्म हो गई कि ये सारे वेक्टर क्या हो गए आर्बिट्रेरी वेक्टर्स हो गए। समझिए ना बात को। अब बात करते हैं अगले की, तो सिक्स वाले की बात करते हैं। तो सिक्स वाला वेक्टर क्या कहता है जरा देखते हैं, 2√2 - 4j - 2√6। कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई हमको, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा तो सीधी सी बात है क्या करेंगे, इधर रेशियो लिख दो, तो क्या हो जाएगा 2√2 अपॉन यहाँ पे क्या हो गया 1, ये यहाँ पे क्या है -4 अपॉन कितना हो गया -√2, ये कितना है माइनस का 2√6, यहाँ पे कितना है माइनस का √3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो आ जाएगा 2 रूट कितना हो गया 2, √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस, ये भी कितना आ जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 2, और 3 से डिवाइड करेंगे माइनस माइनस से कट जाएगा तो ये हो जाएगा 2, 3 दूनी 6, इसका मतलब 2 रूट कितना हो गया 2। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो तो ऐसे लिख सकते हैं 2, 6 और 3 को एक छत के अंदर ले लीजिए, 3 दूनी 6 हुआ तो बचा गया 2√2। ठीक है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें छोटी छोटी चीजें हैं। और यहाँ पे 2 रूट कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2, तीनों क्या हो गए इक्वल हो गए। इक्वल हो गए तो कैसे इक्वल हो गए, प्लस का कांस्टेंट आ रहा है, इसका मतलब प्लस का कांस्टेंट आने का मतलब क्या हुआ, सारे के सारे जो गिवन वेक्टर पेयर है वो क्या हो गए पैरेलल हो गए। ठीक है ना। अब जरा सातवें वाले को देखते हैं। सातवां वाला क्या कह रहा है, पता लग रहा है कि 10i रूट रूट में दे दिया थोड़ा भूकाल टाइट करने के लिए, लेकिन परेशान नहीं होना। तो रूट में दे रखा है, दोनों दो √10, यहाँ पे क्या दे रखा है माइनस का 1, यहाँ क्या दे रखा है प्लस का 30 रूट में, और यहाँ पे दे रखा है माइनस का कितना हो जाएगा √3, यहाँ पे दे रखा है माइनस का 2 रूट कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे कितना देखा है √2 दे रखा है। अच्छा भैया, तो यहाँ पे अगर देखें तो रूट कितना हो जाएगा 10, चलो ठीक है,
यहाँ से करेंगे तो माइनस का कितना होगा, देखो ये माइनस भी आएगा तो -√10। यहाँ से अगर करेंगे तो यहाँ से अगर करेंगे तो भाई कितना आएगा ज़रा देखते हैं। ये 10 से जाएगा, एक ही छत के अंदर ले लेना इसको, तो कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो गया √10। और इसको करेंगे तो ये समझ में नहीं आ रहा, तो समझ में नहीं आ रहा, ऐसा करो 2 को लिख सकते हो √2 इंटू कितना हुआ √5 अपॉन कितना हो जाएगा √2। कट गया, हाँ भाई कट गया, तो माइनस तो आया। तो √2 इंटू 5 एक ही छत के अंदर ले लो तो कितना हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 10। लो भाई इसका मतलब तीनों के तीनों क्या हो गए, बराबर आ गए। इसका मतलब 4 पॉसिबिलिटी हैं। नेगेटिव का कांस्टेंट है तो नेगेटिव कांस्टेंट की बात आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ, एंटी क्या बने, पैरेलल बन गए। लो वही बात ये निकल के आ गई, एंटी पैरेलल हो गए। अब 8th वाले की बात करते हैं। 8th वाला क्या कहता है जरा देखें। यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है, ये कुछ नहीं समझ में आ रहा, रेशियो निकाल लो। इसका मतलब क्या हुआ, √15। आई के साथ में कौन है, 5 है। यहाँ जे के साथ में क्या है, √3 है। यहाँ पे कितना हो गया, √5 है। ठीक, और यहाँ पर कितना है, कहाँ पे कितना है भाई, यहाँ पर प्लस का रूट कितना हो जाएगा, 6 है। यहाँ पे रूट कितना हो जाएगा, 10 है। और कुछ तो नहीं है। ठीक, माइनस प्लस और माइनस प्लस और प्लस प्लस, ठीक है। 5 से जाएगा, देखो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा, एक ही छत के अंदर ले लो रूट के अंदर, तो क्या हो जाएगा 15 बटे कितना हो जाएगा 25। जब इसको लोगे छत में तो 25 बन जाएगा, स्क्वायर हो गया ना उसका। और ये माइनस का चल रहा है, चलना तो वैसे भी ये प्लस माइनस, तो ये बात तो हमको कुछ हजम ही नहीं हो रही, वैसे भी आर्बिट्रेरी हो गए, लेकिन चलो कर लेते तुम्हारी खुशी के लिए। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 3 अपॉन कितना हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा 6 अपॉन कितना हो जाएगा 10। सॉल्व करेंगे तो 5 3 15 25, इसका मतलब अंडर रूट में कितना हो जाएगा 3/5। ये माइनस का कितना हो जाएगा 3 अपॉन कितना हो जाएगा 5, और ये 2 से जाएगा 3, 2 से जाएगा 5, तो प्लस का कितना आ गया 3/5। तो भैया दो में तो बराबर आ रहे हैं, एक से बराबर मैच नहीं कर रहा है, तो जो बराबर मैच नहीं कर रहा है तो एक ही खबर मिल सकती है इससे, और वो खबर क्या है कि आर्बिट्रेरी वेक्टर्स है। समझ गए ना बात को। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत टफ नहीं है, थोड़ा प्रैक्टिस डिमांड करता है। हमने क्वेश्चन भी थोड़े ज़्यादा दे रखे हैं, आपको सारी वैरायटी के मिल जाए क्वेश्चन यहाँ से। अब ये तो एक टाइप के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना। अब यहाँ से हम लोगों ने ये सारे क्वेश्चन कर लिए, वेक्टर वेक्टर पेयर सारे, है ना। अब तुम लोग को जब ये मिल जाएगा तो उसको जूम करके आराम से देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आगे देखते हैं जरा क्या जानकारी दे रखी है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन में तुम्हें दे रखा है यहाँ पर कि क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 6, कि आपको जो ये वेक्टर पेयर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6 में, ठीक है ना, वो पहले से बता दिया है कि पैरेलल है या एंटी पैरेलल है। और जब पैरेलल और एंटी पैरेलल की जानकारी है हमारे पास में, तो उससे हमें क्या निकालना है, जो गिवन फैक्टर्स, मतलब जो गिवन कांस्टेंट्स हैं अल्फा और बीटा, उनकी वैल्यू या गिवन कोफिशिएंट है उनकी वैल्यू निकालना है। अब देखो हमें पता है कि जब पैरेलल एंटी पैरेलल होंगे तो उनके रेशियो बराबर होंगे, तो रेशियो बराबर होंगे, चुप पे सॉल्व कर लेते हैं। 2i और ये पैरेलल एंटी दोनों के लिए काम करेगा, तो परेशान नहीं होना इसको लेके, है ना। तो इसके क्या हो जाएगा, पैरेलल है, इसका मतलब 2 अपॉन कितना हो गया 4 इक्वल टू -5 अपॉन कितना हो गया -10 इक्वल टू अल्फा अपॉन कितना हो जाएगा 3। तो ये कितना होगा, 2 से कट गया तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2 इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो गया 2 इक्वल टू अल्फा अपॉन कितना हुआ 3। इन दोनों को तो बराबर होनी था, क्योंकि तीनों को बराबर होना है, पैरेलल एंटी पैरेलल है। तो तुम किसी को भी साथ में क्या कर लो, ले लो। तो दो पेयर को साथ में लिया, दो पेयर को साथ में ले लिया, तो अल्फा बाई 3 इक्वल टू 1 अपॉन कितना हुआ 2, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 3 बाई कितना हो गया 2। लो भैया हमने कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली। ये तरीका होता है इसको निकालने का। अब खुद से भी अपने आप से करके देख लो भाई कि भाई क्या आंसर आता है। अब जैसे इस वाले क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि माइनस ये सब दे रखा है, माइनस माइनस में करके दे रखा है, और रूट रूट में भी आ गया, चलो कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, इफ क्या हो जाएगा पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो क्या हो जाएंगे, रेशियो विल बी सेम, लिख लेते हैं हम, रेशियो विल बी क्या हो जाएंगे सेम, तो इसके कोफिशिएंट के रेशियोज। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का √3 कितना हो ये, और यहाँ पे नीचे कितना हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा अल्फा, नीचे कितना हो जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का √6 कितना हो जाएगा बीटा, और यहाँ पे माइनस का कितना हो जाएगा 3 कितना हो गया बीटा, ठीक है ना। तो ये बात निकल आई, तो माइनस का यहाँ से तो बीटा निकाला ही नहीं जा सकता। तो ठीक है, बीटा नहीं निकलेगा तो बीटा कैलकुलेटेबल नहीं है। एक क्वेश्चन ये भी आ जाता है, इसको लेके तुम ज़्यादा टेंशन लेना नहीं कि अरे सर ने दे दिया,
जो हो रहा है सब अच्छा हो रहा है, टेंशन ना लो। माइनस कितना हो गया अल्फा, और यहाँ से तो वैसे भी बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से निकल आया तो माइनस से माइनस गया, इसका मतलब ये हो जाएगा √6, ये 3 × 3, तो इसका मतलब इसको अगर लिख सकते हैं तो 6 अपॉन कितना होना है 3 दूनी 6, 3 का कितना हो गया 9। इसका मतलब ये निकल के आता अंडर रूट में 2 कितना हो गया 3, तो ये हो जाता 2 कितना हो गया 3। अब देखो यहाँ से, अब देखो एक क्वेश्चन बढ़िया बन गया ये वाला, ठीक है ना। यहाँ से अगर हम देखेंगे तो अल्फा की वैल्यू तो निकल आई, तो अल्फा की वैल्यू निकल के तो आई है, लेकिन क्या हो जाएगा गड़बड़ हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि अल्फा की 2 वैल्यूज निकल आई, अल्फा की 2 वैल्यूज एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं है, ये क्वेश्चन कहीं मिस हो गया लिखते हुए। हाँ लिखते हुए यहाँ मिस हुआ है, ठीक है ना, ये बात है। हम्म, हाँ ये गड़बड़ हुआ था, ये बीटा स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है अब करते हैं, मिस्टेक हुई तो कहें कि क्या गड़बड़ हो गई भैया। चलो देखते हैं जरा, तो यहाँ के हिसाब से अगर चलेंगे तो -√3 कितना हो जाएगा अपॉन 1, और यहाँ से क्या हो जाएगा अल्फा अपॉन -1, और माइनस का √6 बीटा अपॉन कितना हुआ माइनस का 3 × बीटा का क्या हो गया स्क्वायर। हम किसी को भी लिख दें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना कैलकुलेशन से मतलब नहीं है, सब में आंसर आ जाता है। तो इक्वल टू हो गया, इक्वल टू हो गया, ये वाली बात सही हो गई। अब यहाँ से ये बात पता चल रही है कि अब इन दोनों पेयर को ले लेंगे तो अल्फा निकल आएगा, ठीक है ना। अब देखो एक बीटा से तो एक बीटा कट गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अगर हम इन दोनों को साथ में ले लेंगे तो ये माइनस का 1 ये, तो अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा √3 आ जाएगा। लेकिन अगर आपने इन दोनों पेयर को साथ में ले लिया तो इन दोनों पेयर को साथ लेके क्या फायदा हो रहा है जरा देखें, तो यहाँ से साथ लेने से ये बात हो रही है कि माइनस का कितना हुआ अल्फा इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा √6 अपॉन कितना हो जाएगा 3 × कितना हो जाएगा बीटा, ये चीज निकल के आई, ठीक है ना। अब अल्फा की वैल्यू √3 है, रख देते हैं, तो अल्फा की वैल्यू √3 है तो माइनस की कितनी हो जाएगी √3 इक्वल टू प्लस ये कितना हो जाएगा √6 अपॉन कितना हो जाएगा 3 बीटा, √3 से जाएगा तो कितना बचेगा √2, इसका मतलब ये हुआ कि 3 बीटा को उधर ले लो, 3 को इधर डिवाइड कर लो या तो इसका मतलब यहाँ से बीटा इक्वल टू कितना निकल के आएगा माइनस का √2 अपॉन कितना हो जाएगा 3। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, जो भी हो रहा है सही हो रहा है, परेशान नहीं होना इसको लेकर कि अरे सर में ये हो गया, वो मिस्टेक हो गया, बाई स्क्वायर नहीं दे रखा था। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये √3 यहाँ पे देखना, इसके कांस्टेंट का रेशियो, इसके कांस्टेंट का रेशियो, इसके कांस्टेंट का रेशियो। अब यहाँ पर क्या हुआ, जब कांस्टेंट दे रखे हैं तो माइनस का √3/1 माइनस का √3 सिंपल सा है, ठीक है ना। अल्फा अपॉन कितना हुआ माइनस का 1 हुआ, और माइनस का √6 बीटा इक्वल टू माइनस का 3 बीटा स्क्वायर, बीटा से बीटा कट कर गया, माइनस से माइनस कट गया, तो ये अगर इन दोनों को साथ लिया तो अल्फा निकल आएगा, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई अल्फा इक्वल टू √3 निकला, अल्फा इक्वल टू √3 निकला तो बीटा निकालना आसान हो गया, तो इन दोनों पेयर को साथ ले लिया, इन दोनों पेयर को साथ लिया तो अल्फा अपॉन -1 मतलब माइनस का अल्फा, ये तो प्लस में आएगा, तो √6 अपॉन क्या हुआ 3 बीटा, और 3 बीटा को जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या रहेगा माइनस का, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ से, ये स्टेप थोड़ा सा अगर लग रही हो अटपटीसी तो ऐसे लिख लो 3 अल्फा बीटा इक्वल टू कितना हुआ √6, और अल्फा की वैल्यू हम लोगों ने क्या रख दी √3 रखी, तो ये कितना होता है √3 × √2 होता है, √3 से √3 गया तो √2/3 इक्वल टू कितना हो जाएगा बीटा, तो ये बीटा की वैल्यू निकल आई और ये अल्फा की वैल्यू निकल आई, ठीक है ना। अब जरा यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगले वाले क्वेश्चन में इसमें बोल रहे हैं अल्फा बीटा की वैल्यू, अब देखो मिक्स दे दिया, फिर से मिक्स आ गया, यहाँ पे मिक्स आया तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल के ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। देखते हैं जरा, तो यहाँ से आया 2 अल्फा अपॉन कितना हुआ 4, यहाँ पर आया -2 अपॉन 2j है ना, तो -2, और यहाँ पे कितना हो गया माइनस का कितना हो जाएगा 2 बीटा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस का 10 है और प्लस का 5 अल्फा कितना हो जाएगा बीटा हो गया। उम्मीद करते हैं तो बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ से हम लोग को ये पता चला, देखो देखना गलती नहीं करना, 2 अल्फा है यहाँ पे 4 है तो 2 अल्फा/4, -2 है -2 बीटा 2 बीटा, माइनस का 10 है ठीक है, प्लस का 5 बीटा ठीक है, तीनों को क्या कर दिया इक्वल कर दिया, क्यों तीनों के रेशियो क्या होंगे बराबर, क्यों क्योंकि सिंस पैरेलल है, तो सिंस पैरेलल और क्या हो गया एंटी पैरेलल, इसका मतलब रेशियो क्या होंगे इक्वल होंगे, तो रेशियो इक्वल होंगे, इसका मतलब ये काम कर सकते हैं, ये काम किया तो क्या निकल के आया नतीजा देखते हैं जरा,
2 से जाएगा 2, इसका मतलब अल्फा बाई कितना हो गया 2, 2 से 2 गया, माइनस से माइनस गया, इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो गया बीटा, और ये जाएगा 5 से 2 जाएगा, इसका मतलब माइनस का 2 अपॉन कितना हुआ अल्फा इंटू बीटा। अगर तुमने इन दोनों को साथ लिया तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 2, एक बार में ये पेयर साथ ले लो और कोई भी दो पेयर को साथ ले सकते हो, इनको इनको भी ले सकते हो, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं मिलेगा, इसलिए इन दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो एक बार इन दोनों को साथ ले लो, तो 1 अपॉन बीटा को साथ ले लो, -2 अपॉन अल्फा और बीटा को साथ ले लो। तो यहाँ से देखो कुछ फायदा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? हाँ भाई मिल रहा है, बीटा से तो बीटा कनेक्ट हो गया, तो अल्फा बराबर कितना आ गया -2 आ गया, और इसी अल्फा की वैल्यू को इधर यूज कर लेते हैं, तो ये -2 रख देंगे तो बीटा इक्वल टू कितना हुआ 2, 2 से 2 गया तो बीटा इक्वल टू कितना आ गया -1 आ गया, तो बीटा बराबर -1, अल्फा बराबर -2 आ गया। समझ गए ना बात को? तो ये तरीके हैं हमको क्या होगा कोफिशिएंट या कांस्टेंट की वैल्यूज को निकालने के। कभी आसान आसान से सवाल आते हैं, कभी टेढ़े मेढ़े सवाल आ जाते हैं। तो 2 क्वेश्चन फिलहाल हमने तुम लोगों को ऐसे टेढ़े टेढ़े से दे दिए हैं, लेकिन तुम लोगों को हो सकता है कि किताबों में या मॉड्यूल में आसान सवाल मिल जाए, ठीक है ना? तो यहाँ से तुम लोग तरीका नहीं बदलेगा, तरीका वही है, रेशियो अगर निकाल लिया, रेशियो में अगर जो भी वेरिएबल्स गायब हैं उनको इक्वेट कर लो आपस में, जो भी पेयर बन रहा हो वहां से सॉल्व कर लो, अल्फा बीटा गामा तो फिलहाल नहीं होगा, 2 ही वैल्यूज दी होंगी तो निकाली जा सकती है, ठीक है ना? अब जरा अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन है पैरेलल एंटी पैरेलल आर्बिट्रेरी, मतलब वही कॉन्सेप्ट से चल रहा है, लेकिन कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको अभी ये दिखाते हैं। तो वैरायटी के क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के ये वाले बन सकते हैं, फाइंड अ वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 10 यूनिट बट एक्टिंग टुवर्ड्स क्या हो गया एक्स एक्सिस। बोल रहे हैं ऐसा वेक्टर पता करिए जिसका मैग्नीट्यूड 10 हो लेकिन डायरेक्शन क्या होना चाहिए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब खुद से पता करिए वो वेक्टर, खुद से पता करिए। तो हमें जो वेक्टर पता करना है हम कैसे करेंगे, हम मान के चलेंगे कि वो वेक्टर क्या हो गया x हो गया, हमें वो x वेक्टर पता करना है जो गायब है, ठीक है ना? अब x वेक्टर पता करना है, तो जब भी कोई वेक्टर x होगा जिसे पता करना है तो पक्की बात है कि उसके पास में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा, और पक्की बात है कि उसके पास में क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्शन होगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा। तो बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड तो आप अपना रखिए 10 यूनिट, तो चलो भैया मैग्नीट्यूड तो 10 यूनिट रख दिया, लेकिन डायरेक्शन किधर रखना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का डायरेक्शन रखना है। और याद करो ये काम तो पहले भी कर चुके हैं, पॉजिटिव एक्सिस का डायरेक्शन तो प्लस आई होता है, इसका मतलब जो वेक्टर पता करने को बोल रहे हैं वो हमारे लिए क्या हो जाएगा 10i होगा। बस ये सिंपल सी बात यहाँ पर है कि जो वेक्टर का क्वेश्चन पता कर मतलब वेक्टर पता करने के लिए बोल रहे हैं वो क्या है हमारे लिए यहाँ पर 10i है, ठीक है ना? अब जरा आगे बढ़ते हैं। अब इसी ये तो हल्का सा सवाल था, अब थोड़ा सा घुमाते हैं सवाल को। क्या है, फाइंड अ वेक्टर व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ऑफ 18 यूनिट बट हैव डायरेक्शन ऑफ क्या हो गया ये। अब देखो बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड किसका रखना है, मैग्नीट्यूड रखना है 18 यूनिट, ऐसा वेक्टर पता करना है जिसका मैग्नीट्यूड 18 यूनिट हो, लेकिन डायरेक्शन किसका हो। अब डायरेक्शन बोल नहीं रहे प्लस वाई एक्सिस, बोल रहे डायरेक्शन किसका उधार मांगिए, डायरेक्शन किसका हो 2i - 2j और प्लस k का क्या हो जाएगा डायरेक्शन हो। तो डायरेक्शन किसका उधार मांगना है इसका, तो इसका एक नाम रख देते हैं, इसका नाम रख देते हैं ए वेक्टर, ठीक है ना? तो इसका मतलब ये हुआ कि डायरेक्शन मतलब मैग्नीट्यूड इसका लेना है, डायरेक्शन इसका लेना है। तो बोल रहे हैं एक ऐसा वेक्टर बनाइए जिसमें मैग्नीट्यूड 18 यूनिट हो लेकिन जिधर ये वेक्टर जा रहा है उधर की तरफ जाए। इसका मतलब ये हुआ कि आप वही सोचिए कि आपको जो वेक्टर बनाना है वो क्या बनाना है एक्स, एक्स के पास क्या हो जाएगा मैग्नीट्यूड और एक्स के पास क्या हो जाएगा डायरेक्शन। और मैग्नीट्यूड आपको पहले से बोल रखा है कि 18 यूनिट फिट करना है इसमें, तो 18 यूनिट रखना है। डायरेक्शन किसका लेंगे, डायरेक्शन आप ए का लेंगे, तो ए का डायरेक्शन मतलब ए का यूनिट वेक्टर, इसीलिए एक्स का डायरेक्शन वही होगा जो ए का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब है एक्स का वही डायरेक्शन रखना है जो ए का डायरेक्शन होगा, और ए का डायरेक्शन मतलब ए का यूनिट वेक्टर। तो ये हो गया 18, ए का यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देंगे डिवाइड, इज नोन एज यूनिट वेक्टर। इसका मतलब 18 वेक्टर क्या है, वेक्टर है 2i - 2j प्लस कितना हो जाएगा k, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका एकदम आसान, 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 1 स्क्वायर, माइनस को छोड़ दिया हमने, तो 4 4 8 1 9, इसका मतलब कितना आ गया √9 3, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3, 3 से जाएगा तो 6 आ जाएगा। इसका मतलब जो वेक्टर हमें पता करना है वो कितना हो जाएगा
12 कितना हो जाएगा आई, 6 दूनी 12 मतलब 12 कितना हो जाएगा जे, और प्लस कितना हो जाएगा 6 क्या हो जाएगा के। तो तुम्हें पता चलेगा जब तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे, x का मैग्नीट्यूड, तो कितना आएगा 18। तो तुम पता करोगे जब यहां से निकालोगे तो यहां से तुम इसका मैग्नीट्यूड निकालो जरा। तो जब तुम x का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना हो जाएगा 18, और जब तुम x का डायरेक्शन निकालोगे तो तुम देखोगे a के डायरेक्शन के क्या आ रहा है बराबर। इसका मतलब x वही वेक्टर है जो हमें निकालना था, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा 18, लेकिन डायरेक्शन किधर होगा, उधरी तरफ होगा जिधर a जा रहा होगा। समझ गए बात को? कि यहाँ पे वही क्वेश्चन है, खुद से करके देखो एक बार कि फाइंड अ वेक्टर विच हैव मैग्नीट्यूड ऑफ अंडर रूट इतना इतना बट अपोजिट टू क्या हो गया इतना। अब बोल रहे हैं कि ऐसा वेक्टर पता करो जिसके पास में मैग्नीट्यूड किसका हो, इस वाले वेक्टर का। इसका बोल रहे हैं मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड किसका उधार मांगना है, इस वेक्टर का। रूट 7i प्लस 4j माइनस 3 कितना हो गया के। और डायरेक्शन किसका उधार मांगना है, तो डायरेक्शन मांग रहे हैं, बोल रहे हैं इस वाले वेक्टर का, क्या है माइनस रूट 2i प्लस 2j माइनस रूट 2 कितना हो गया के। डायरेक्शन इस वाले का उधार मांगना है, तो इस वेक्टर का जिसका डायरेक्ट मैग्नीट्यूड उधार मांग रहे हैं उसका नाम रख दे रहे हैं a, और जिस पर डायरेक्शन उधार मांग रहे हैं उस वेक्टर का नाम रख दे रहे हैं b। अब हमें जो वेक्टर पता करना है, मान के चल रहे हैं वो वेक्टर क्या है x है, और जो हमारा वेक्टर x होगा भाई उसके पास में मैग्नीट्यूड होगा और उसके पास में क्या हो जाएगा डायरेक्शन होगा। अब वो साफ साफ बोल रहे हैं कि x का मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, इसके मतलब a के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा, और x का डायरेक्शन वही होगा जो b का डायरेक्शन होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, b के डायरेक्शन के लेना है, अपोजिट तो नहीं लिखा है बट अपोजिट टू, अपोजिट वर्ड यूज किया है। इसका मतलब x का डायरेक्शन b के अपोजिट होगा, तो b का डायरेक्शन क्या होगा, जो भी b के डायरेक्शन होगा उसके अपोजिट, मतलब x का डायरेक्शन b के डायरेक्शन के क्या होगा अपोजिट होगा। तो ये चीज हुई, इसका मतलब मैग्नीट्यूड a का उधार मांगा, डायरेक्शन b का उधार मांगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो a का मैग्नीट्यूड कितना निकालेंगे, चलो निकाल लेते हैं। तो a का मैग्नीट्यूड इक्वल टू कितना हो गया, रूट 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 3 का कितना हो गया स्क्वायर। इसका मतलब 7 प्लस 16 है ना, और प्लस कितना हो गया 9, 16 9 कितना हो गया 25, और 25 5 ये 32। इसका मतलब ये हो गया अंडर रूट कितना हो जाएगा 32, तो 16 दूनी 32 मतलब 4 रूट कितना हो जाएगा 2। 16 से 4 निकल आया और रूट 2 हो गया। और अगर तुम्हें b का मैग्नीट्यूड भाई निकालना तो पड़ेगा, डायरेक्शन निकालना है, तो ऐसा करते हैं कि हम लोग b का क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। तो b का मैग्नीट्यूड कितना हो गया जरा निकालते हैं, रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 माइनस को छोड़ दो, 2 का स्क्वायर मतलब 4, रूट 2 का स्क्वायर कितना हो गया 2, 4 2 6 2 8, इसका मतलब कितना हो जाएगा 2 रूट कितना हो जाएगा 2। अब यहाँ पे चलते हैं, जो जो मांगा है a का मैग्नीट्यूड मांगा है, a का मैग्नीट्यूड 4 रूट 2 आया, लिख लेते हैं 4 रूट कितना हो जाएगा 2। और b का अगर डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये माइनस को आगे लिख लेते हैं, b के डायरेक्शन का मतलब b के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या कर देना है डिवाइड कर देना है। इसका मतलब ये हुआ कि माइनस का 4 रूट कितना हो गया 2, और b का वेक्टर कितना है, b का वेक्टर ये दे रखा है माइनस का 2 कितना हो गया i, माइनस का 2 कितना हो गया i, माइनस का रूट 2i, और क्या हो जाएगा प्लस का 2j, और माइनस का रूट 2 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, और डिवाइड बाई क्या करेंगे इसके मैग्नीट्यूड से। अभी तो हम लोगों ने निकाला 2 रूट 2। अब ध्यान से देख लो जरा, a का मैग्नीट्यूड रखा हम लोगों ने, क्या हुआ a का मैग्नीट्यूड रखा और b का कैप रखा, इस माइनस को हमने कहाँ पहुंचा दिया आगे पहुंचा दिया। तो यहाँ पे क्या होगा b कैप का मतलब उसी के मैग्नीट्यूड और उसी से वेक्टर से डिवाइड, मतलब उसी के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड, ठीक है ना। इसका मतलब ये आया, और रूट 2 को रूट 2 से कट गया, 2 से जाएगा तो कितना हुआ 2 हुआ। इसका मतलब माइनस 2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा कितना बन जाएगा 2 रूट 2 कितना हो जाएगा i, और माइनस माइनस ये हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 4 कितना हो जाएगा j, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस माइनस फिर से कितना हो जाएगा प्लस, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 रूट 2 कितना हो जाएगा k। इसका मतलब ये वो वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, a के वेक्टर के बराबर,
लेकिन डायरेक्शन किसके बराबर होगा, बी के डायरेक्शन के बराबर। माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस, ठीक है, सही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो वेक्टर निकालना था, x निकालना था, जिसका मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। मतलब तुम जब मैग्नीट्यूड निकालोगे ना x का, तो x का मैग्नीट्यूड तुम्हारा क्या निकलेगा, यही निकलेगा 4√2। लेकिन जब तुम x का डायरेक्शन निकालोगे तो माइनस ऑफ क्या निकलेगा, b निकलेगा। समझ गए बात को? आगे बढ़ते हैं अब। सेम क्वेश्चन क्या है, इसी तरह का एक और दे रखा है, इसको लगाओ खुद से और बताओ क्या आ रहा है। मतलब बताओ, मतलब कमेंट कर देना, और क्या। फाइंड अ वेक्टर विच हैव हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इतना बट हैविंग सेम डायरेक्शन एज, क्या हो जाएगा ये। इसका मतलब है इसमें क्या हो जाएगा, वेक्टर में हम लोगों ने जो मैग्नीट्यूड उधार मांगा है, इसके मैग्नीट्यूड का हाफ है। तो 2√3 माइनस, ये देखना 2√3 कितना हो गया i माइनस 2j प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा k। इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा उस मैग्नीट्यूड का क्या हो गया, हाफ, वो यूज किया जाएगा। और डायरेक्शन जो उधार मांगा है, बोल रहे हैं हैविंग सेम डायरेक्शन, अपोजिट नहीं, सेम। सेम का मतलब आपको माइनस 2 रूट, मतलब ये जो दे रखा है इसी के सेम डायरेक्शन में रखना है। √2 कितना हो गया i, माइनस का कितना हो गया j, और प्लस का कितना हो जाएगा k हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि a बराबर एक वेक्टर क्या हो गया, a हो गया, और एक वेक्टर कितना हो गया, b हो गया। तो ये दो मान ले रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि जो भी वेक्टर हमें निकालना उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, a के मैग्नीट्यूड के क्या हो जाएगा, आधा लेना है, और a का डायरेक्शन मतलब इसके डायरेक्शन के बराबर लेना है। तो पहले हम अपना वेक्टर मान ले तो बात समझ में आएगी क्या करना चाह रहे हैं। तो हम मान लेते हैं कि जो वेक्टर हमको पता करना है वो क्या है, x है। तो x के पास में मैग्नीट्यूड होगा और x के पास में डायरेक्शन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि x का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो बोल रहे हैं x का मैग्नीट्यूड a के मैग्नीट्यूड का कितना होगा, आधा होगा। लेकिन x का डायरेक्शन वही होगा जो b का डायरेक्शन होगा। लो भाई, ये हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि हमें a और b के मैग्नीट्यूड्स निकालने पड़ेंगे पहले। तो a और b के मैग्नीट्यूड्स निकालेंगे तो मॉडुलस ऑफ कितना हो जाएगा, a कितना हो जाएगा 2√3 का स्क्वायर, ऐसे करना आराम से, जल्दीबाजी नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। और प्लस 2 का कितना हो गया स्क्वायर, प्लस 2 रूट कितना हो जाएगा 5 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। तो ये चीज हो गई। और जब इसको करेंगे तो 4 चारते हैं कितना हो जाएगा 12, प्लस 4 5 चौको 20, तो ये हो गया 20, 12 4 16, 16 और 2 कितना हो गया 36। इसका मतलब अंडर रूट कितना हो जाएगा 36, इसका मतलब कितना आ जाएगा 6। तो ए का मैग्नीट्यूड तो 6 आ गया, और बी का मैग्नीट्यूड भी निकालना पड़ेगा क्योंकि डायरेक्शन निकालना है। तो बी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट √2 का स्क्वायर 2, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 4, 2 1 3 1 4, इसका मतलब कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे हम करते जा रहे हैं। बोल रहे हैं कि एक्स का मैग्नीट्यूड जो होगा वो ए के मैग्नीट्यूड का आधा होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड 6 बटे कितना हो गया 2। और बी कैप को क्या लिख सकते हैं, इसका तो हाफ रखना ही रखना था, बी कैप को लिख सकते हैं बी के वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करना है, डिवाइड। तो उसी के हिसाब से डेटा रख लेते हैं। तो बी का वेक्टर कितना था, बी का वेक्टर जो हमको दे रखा है वो दे रखा है माइनस का 2i, माइनस का √2i, ठीक है, माइनस का कितना हो गया j, प्लस का कितना हो गया k, और डिवाइड बाई वेक्टर का मैग्नीट्यूड से क्या करेंगे 2। तो भाई 2 कितना हो गया, 3 6 हो गया, और 3 बाई कितना हो जाएगा 2, 1.5 हो गया, या 3/2 हो गया। इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो माइनस का कितना हो जाएगा 3√2 अपॉन कितना हो जाएगा 2 कितना हो गया i। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3 कितना हो गया j, प्लस 3 कितना हो जाएगा k, और बाई 2 चल रहा था तो ये बाई 2 चलेंगे। या फिर तुम ऐसा करो पूरे में से बाई 2 को हटा ही दो, और बाई 2 को क्या कर दो कि तुम साथ में भी लिख सकते हो। तो जो वेक्टर तुमने निकाला हुआ है वो आम तौर पे क्या हो जाएगा, वो इस तरह का हो जाएगा। ये वेक्टर हम लोग को निकालना था। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक अगर हो तो बताइएगा, ठीक है ना, उम्मीद तो नहीं है। तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, ये तो 6 आएगा, सही है। और ये जो चलाएगा इसको हम लोग बोलेंगे 2 और 1 और 4, ठीक है, 4 हुआ, इसका मतलब कितना होगा 2, क्योंकि ये 3 आया तो 3/2 1.5। तो इस वेक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते थे, कंफ्यूज नहीं होना, ये लिख सकते थे माइनस का 1.5 रूट कितना हो जाएगा 2 कितना हो गया i,
ये हो जाएगा माइनस का 1.5 कितना हो जाएगा जे, और प्लस का 1.5 कितना हो जाएगा के। आपके लिखने के तरीके पे डिपेंड करता है, मल्टीपल वे हैं इसको लिखने के, माइनस माइनस प्लस, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने क्या किए, आज पैरेलल एंटी पैरेलल पे बेस्ड जो भी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन थे, हमने आज उनको लगा लिया। आज हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट्स को कवर कर लिया है। अब हम लोग अपने पोजीशन वेक्टर और उसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को कवर करेंगे। तो 3 लेक्चर हम लोगों ने कवर किए थे, आज चौथा लेक्चर है, कंप्लीट हो चुका है। अब आप लोग इन लेक्चर्स को देख लीजिए, नोट्स मेंटेन कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। अदरवाइज हम आपको अभी एक चैनल प्रोवाइड कराएंगे, तो वहाँ पे भी आप क्वेश्चंस को या डाउट्स को पूछ सकते हैं। हम आपको एक टेलीग्राम चैनल दे देंगे, वहाँ पर आप कनेक्ट हो सकते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी भी एक बात अब रह जाती है कि आप लोग को भी सब्सक्राइब और लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है, और आगे भी ये चैनल को फैला दो। कम से कम हमको भी इंकरेजमेंट मिले कि आपको ये चीज़ ये मतलब ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं, ठीक है ना। अभी तक ये इतने ही रखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया।